अध्याय 131। अब भी मेरा हृदय बेचैनी से भरा हुआ है। यहाँ सुनो जियोरोंग, जब तुम बाहर हो तो आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। अगर हम घर पर हैं या जब आसपास कोई नहीं है तो मुझे घूर कर देखने से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इस बार उपस्थिति बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बेहद बेशर्म है और अशोभनीय, सू यांग ने कहा जब उसने जियोरोंग के सामने सफ़ेद कपड़ों की एक जोड़ी रखी और उसे अपने समकक्ष के करीब दिखाया। मैं तस्वीर बताता हूँ कि मैं गरिमापूर्ण और सभ्य व्यक्ति हूँ और तुम मेरे जानवर होने के नाते मैं ऐसी छवि नहीं देखूंगा क्योंकि इससे मेरी छवि भी खराब हो जाएगी। जियोरोंग ने अपने सामने वाले कपड़े को अनिच्छा से देखा। स्पष्ट रूप से उसने अभी भी चित्रों को तैयार नहीं किया था। अगर तुम कपड़े नहीं पहनोगे तो बाहर नहीं घूमोगे और अकेले ही इस उजाड़ जगह में रहोगे। कियू के मुंह से निकले उन शब्दों को सुनकर जियोरोंग की आंखें टूट गईं, उसके साथ ही शीतलता से भर गए, लगभग ऐसे ही जैसे वह अपने प्रतिद्वंद्वी को देख रही हो। कियू उसकी शक्तिशाली तेज दृष्टि से थोड़ा डर गया था, लेकिन चूंकि सू यांग उसकी बगल में थी, उसने जियोरोंग को उत्तेजक आंखों से देखा कि वह जियोरोंग को उसके साथ कुछ करने की चुनौती दे रही थी। सू यांग ने दोनों में एक दूसरे के प्रति स्पष्ट तिरस्कार देखा और अंदर ही अंदर अपना सिर दिखाया। ऐसा लगता है कि मानो एक दूसरे के प्रति उनकी आत्माभिव्यक्ति थी, लगभग मानो ने अपनी नियति में ही एक दूसरे से नफरत करना लिखा था। क्यू हालांकि आप यह नहीं जानते होंगे, घोस्ट कैट्स वास्तव में अन्य महिलाओं में वैयक्तिक वैज्ञानिक के प्रति तिरस्कार के अलावा कुछ भी महसूस नहीं करता है, जिसका अर्थ यह है कि यह बहुत अनुमान है कि जियोरोंग एक फैंटम कैट के समान है, इसलिए उसके लिए आपको जानना अजीब नहीं है। सू यांग ने अपनी सच्चाई प्रकट की, जिससे उसे पता चला। लेकिन आपने ये क्यों नहीं कहा कि जिस मित्र के साथ कई भूतों की पहचान हुई है वह भी एक मैडम है? उसने ऐसा कैसे किया? सू यांग ने अपना सिर खुजलाया और आश्चर्यचकित भाव से बोला, वास्तव में मुझे कुछ भी पता नहीं है। मुझे हमेशा यह अजीब लगता है और मैंने किसी और से भी पूछा, उसने मुझे भूत का पता लगाने का अपना रहस्य नहीं बताया था। बिल्ली की। कियू ने जियोरोंग की ओर देखा और उपहास किया, जब तक वह मुझे नापसंद नहीं करता मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि वह मुझे पसंद करता है या नहीं। सू यांग ने कहा, मैं उसे पसंद करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहती, लेकिन आज से न केवल हम एक साथ यात्रा करेंगे बल्कि अगर हम 4 दिव्य स्वर्गों में लौटना चाहते हैं तो हमें उसकी मदद भी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी ऐसी ही मोटरसाइकिल बिल्ली क्या कर सकती है? जब कियू ने उसे लेबोरेटरी बिल का पता लगाया तो जियोरोंग की त्योरियां चढ़ गईं। असल में सू यांग के विपरीत उसे यह इंसान बिल्कुल पसंद नहीं था। असल में उसकी शक्ल बेहद खूबसूरत है, लेकिन शोहरत सू यांग को उसकी परवाह है, इसलिए उसके साथ एक प्लास्टर मक्खी की तरह व्यवहार करना होगा और उसका खुलासा करना सीखना होगा। इस स्थान पर एक भी सुराग नहीं है जो हमें दिव्यलोकों में लौटने में मदद कर सके, और सबसे खराब स्थिति में जब हमारे लिए घर लौटने का वास्तव में कोई रास्ता नहीं है तो हमें वापस लौटने के लिए अपनी ताकत लगानी होगी। तुम्हारा मतलब यह नहीं है? कियू ने हैरानी भरी नज़रों से उसकी ओर देखा, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि वह क्या सुन रही थी। सू यांग ने सिर हिलाया और जारी रखा, हमें जियोरोंग के कल्टीवेशन बेस पर भरोसा करना होगा और उम्मीद है कि यह पर्याप्त होगा। यह एक बेतुका विचार है, क्यू ने तुरंत कहा। वह रास्ता बेहद खतरनाक है और संभावना है कि हम अंदर ही खो जाएं। इससे भी बुरी बात यह है कि इस बात की भी संभावना है कि उस शक्ति की अस्थिर और अत्याचारी शक्ति के कारण हम शून्य हो जाएं। मुझे पता है कि यह एक मूर्खतापूर्ण और थोपा हुआ विचार है, लेकिन अगर यही एकमात्र तरीका है तो मुझे इसे आजमाना होगा, भले ही इससे मुझे अपनी जान गंवानी पड़े। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। क्यू चुप हो गई और कुछ क्षणों के बाद उसने अपना मुंह खोला और धीमी और संयमित आवाज में बोली, क्या हमें वास्तव में वापस लौटना होगा? अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो मुझे इस दुनिया में हमेशा के लिए रहने में कोई आपत्ति नहीं है। दिव्य स्वर्ग वैसे भी मेरे लिए दर्द और नफरत के अलावा कुछ भी नहीं है। कियू ने सू यांग की आंखों में देखा, उसकी निगाहें गंभीर और अटूट थीं, यहाँ तक कि विनती करने की हल्की सी इच्छा भी थी। सू यांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक लंबे मौन क्षण के बाद उन्होंने अंततः कहा, मेरी मृत्यु के बाद बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्हें मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आपकी माँ का निधन, असुर देव कबीला। हो सकता है कि और भी कुछ हो रहा हो और मैं इससे अनभिज्ञ हूँ। हो सकता है कि मैं ऐसा न दिखूं, लेकिन अब भी मेरा दिल बेचैनी और अनकहे द्वेष से भरा हुआ है। मेरी माँ। अपनी माँ की मृत्यु की याद दिलाते ही कियू की आंखें कांप उठीं। इसके अलावा मैं ही इन सब का कारण हूँ। अगर मैं वापस नहीं लौटा और कम से कम उन्हें ठीक करने की कोशिश नहीं की तो मैं फिर कभी सो नहीं पाऊंगा, यहाँ एक खुशहाल जीवन तो बिल्कुल भी नहीं जी पाऊंगा, ये जानते हुए कि मैं किसी काय की तरह अपनी समस्याओं से भाग गया था। क्यू, एक आदमी के लिए उसकी अपनी जिंदगी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कई चीज़ें होती हैं, और मेरे लिए तुम्हारी माँ उनमें से एक थी, लेकिन अफसोस उसके गायब होने से पहले मुझे कुछ भी जोखिम उठाने का मौका नहीं मिला और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा दूसरों के साथ होता है। पिताजी। उनका छोटा सा भाषण सुनकर कियू को रोना आ गया।
वह उसकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझती थी क्योंकि उसका जीवन उसके लिए इस दुनिया में किसी भी चीज़ से अधिक महत्वपूर्ण है और वह उसकी सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकती है, लेकिन इससे उसके लिए उसे वापस लौटने के लिए खुद को इस तरह के खतरे में डालने की अनुमति देना कठिन हो जाता है। 4 दिव्य स्वर्गों के लिए। ठीक है, यह अभी के लिए केवल एक विचार है। यहाँ तक कि सबसे खराब स्थिति में भी मेरे पास अंतिम उपाय के रूप में यही होगा। कियूयू ने सिर हिलाया। उम्मीद है ऐसे विचार वास्तविकता नहीं बनेंगे। इस बीच जियो रोंग उनकी छोटी सी बातचीत को नज़रअंदाज कर रही थी जो उसके कानों में बकवास की तरह लग रही थी क्योंकि वह इसके बारे में ज़्यादा समझ नहीं पा रही थी और यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि सू यांग ने उसे जो कपड़े दिए थे उन्हें कैसे पहनना है। जियो रोंग, तुमने इसे अंदर बाहर और उल्टा पहना है। सू यांग उसकी मूर्खतापूर्ण उपस्थिति देखकर मुस्कुराए। आपने इसे इस तरह दिखाने का प्रबंधन कैसे किया? सू यांग उसके पास आई और उसे कपड़े पहनाने में मदद की। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पिता अपनी बेटी को पहली बार ठीक से कपड़े पहनना सिखा रहा हो। अध्याय 132 में भूलने की बीमारी से ग्रस्त कोई भी व्यक्ति नहीं हूँ। जियो रोंग को अपने फ्लैट्स में मदद करने के लिए कुछ समय के अंतराल के बाद सुन यांग ने गर्व भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, ऐसे फ्लोरेंटाइन्स में भी आपकी प्राकृतिक कमी नहीं है। अब इस जगह को छोड़ने से पहले ये रूप में घर वाली गोलियां खा लें। जियो लिया रोंग ने अजेय भाव से सू यांग के हाथ में गोली को देखा, यहाँ तक कि उसे छोटी सा सूंघ भी। सू यांग ने कहा, चिंता मत करो, यह एक गोली है जो केवल आपकी बाहरी उपस्थिति को बदल देती है। जियो रोंग अभी भी थोड़ा हैरान लग रहा था। उसे अपना पद परिवर्तन की आवश्यकता क्यों? दुर्गा से, हम 4 दिव्य स्वर्गों में नहीं हैं जहां अनोखे शक्ल वाले लोग और जानवर आम हैं और आपके अलौकिक गुण यहां आसानी से पैदा होते हैं, लेकिन हम कहीं भी जाते हैं। और भी देखें, आपके पास इतना आकर्षक चेहरा है। अगर हम साथ में इस जगह को छोड़ दें तो हम ध्यान आकर्षित करके बिना कहीं नहीं जाएंगे। सू यांग की शोभा देखकर जियो रोंग बहुत खुश हो गई और उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान के साथ रूप में गोल वाली गोली ली। बहुत जल्द उसके काले बाल काले हो गए और उसका अनोखा सुंदर चेहरा अब अलौकिक नहीं रहा। वह बिना किसी आकर्षक बाजार की एक साधारण और अनोखी युवा लड़की बन गई। और जाहिर है, जियो रोंग ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपनी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए उसे इस बात से जरा भी परेशानी नहीं हुई कि वह अब आकर्षक नहीं रही। क्यू के विपरीत, जो कम से कम मुख्य रूप से आंखों के लिए कुछ हद तक सुखद बनी रहना एक निश्चित व्यक्ति का कारण था। अच्छा, अब तुम किसी और इंसान की तरह हो। सू यांग ने सिर हिलाया और उसने कियू की ओर मुचा और कहा, चलो ठीक है, अब हमारे यहाँ रहने का कोई कारण नहीं है। कियू ने सिर हिलाया और उन्हें सीधे दिव्य द्वार के बाहर टेलीपोर्ट कर दिया। जब वे बाहर निकले तो आसपास के लोगों ने उन्हें अद्भुत भाव से देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे इतने लंबे समय तक अंदर रहने में कैसे सफल रहे, जबकि बाकी सभी को पहले ही जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पहली बार इतने सारे इंसानों और बाहरी दुनिया को देखकर जियो रोंग की रात के आकाश में सितारों की तरह चमक उठी। उनकी अभिव्यक्ति खुशी और उत्साह से भरी थी। ताजी हवा, नीला आकाश और हर दिशा में मौजूद हरियाली ने उसके दिल को विस्मय की गहरी भावना से देखने पर मजबूर कर दिया था। लगभग ऐसा ही पहली बार वह एक पूरे नए ब्रह्मांड की खोज कर रही थी, जिससे उसे प्रत्याशा के अलावा कुछ और भी मिला महसूस नहीं हो रहा है। भविष्य के लिए नरक। अगर सू यांग ने लिगेसी मकबरा छोड़ने से पहले उसे चेतावनी नहीं दी थी कि वह हर समय उसके करीब रहता है, तो जियो रोंग निश्चित रूप से अपनी ईश्वरीय गति से किसी को इस नई दुनिया का पता लगाए बिना पहले ही सचेत कर दे इस जगह को छोड़ें। सू यांग ने जियो रोंग के दोस्तों को देखकर, जो बस फिल्माए गए और मार्टिन करने की चाहत से असली लग रहे थे, उसने कहा, आराम करो, 5 पास के बाद रेजोल्यूशन करने और मौज मस्ती करने के कई मजे होंगे। के लिए बस खुद को ढालने पर ध्यान केंद्रित करो। नया माहौल वह वही है, बिल्कुल वैसा ही जैसा भगवान सू ने कहा था। वह वास्तव में यही है। अचानक व्यक्तियों का एक समूह तेज कदमों से सू यांग के पास आया। उनके चेहरे पसीने और राहत से भरे हुए थे। वह युवा, हरे वस्त्र में युवा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम में से किसी को नहीं जानता। सू यांग ने इस समूह के लोगों को पहचानने के बावजूद कहा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो लिगेसी मकबरे के लिए प्रवेश शुल्क प्राप्त कर रहे थे। दूसरे शब्दों में, वे सू परिवार के लोग थे। ओह! सू परिवार के लोग एक पल के लिए निःशब्द हो गए। उन्होंने पहले से तैयारी नहीं की थी और यह नहीं जानते थे कि सू यांग को महान सू परिवार के बेटे के रूप में अपनी वास्तविक पहचान बताए बिना, उनसे ली गई यादें लौटाए बिना सू यांग को अपने पीछे कैसे ले जाएं। उनमें से एक ने एक पल के बाद कहा, हम इस उत्तरी क्षेत्र के गवर्नर सू परिवार से हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मुख्य परिवार में वापस आएं, जहां भगवान सू इस समय आपकी उपस्थिति का इंतजार कर रहे हैं। मौन। सू परिवार, इतनी प्रभावशाली पृष्ठभूमि वाले लोग मेरे जैसे महत्वहीन व्यक्ति की तलाश क्यों करेंगे? मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी उनके साथ कोई संपर्क किया हो, उन्हें ठेस पहुंचाने की तो बात ही दूर है। सू यांग ने अज्ञानतापूर्वक काम किया और उनके दृष्टिकोण से चकित लग रही थी, यहाँ तक कि घबराई हुई भी। समूह के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है।
आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। लॉर्ड सू आपकी उपस्थिति के लिए केवल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके बारे में कुछ दिलचस्प कहानियां सुनी हैं और आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मौके पर ही झूठ बोल दिया और उम्मीद जताई कि ऐसा बहाना सू यांग को धोखा देगा। सचमुच मैं मुसीबत में नहीं हूँ। सू यांग ने अपनी अज्ञानता को गढ़ना जारी रखा, यहाँ तक कि एक अज्ञानी मूर्ख की भूमिका निभाने में भी उसे मजा आया। लेकिन उसने मेरे बारे में किस तरह की कहानियां सुनी होंगी? मैंने ऐसा कुछ भी योग्य नहीं किया है जो ऐसे व्यक्ति के कानों तक पहुंच सके। मैं भूलने की बीमारी वाला कोई व्यक्ति नहीं हूं। नरक, मैं तुम्हें यह भी नहीं बता सकता कि मेरा कौन है जन्मदाता माता पिता हैं। सू परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों में से एक के मुंह से सीधे ऐसे शब्द सुनकर समूह के लोगों को कुछ हद तक असहजता महसूस हुई, यहाँ तक कि घृणा भी हुई। हालांकि वे सू यांग के लापता होने से पहले उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने अन्य नौकरों से उसकी कहानियां सुनी हैं जिन्होंने उनसे कहीं अधिक समय तक सू परिवार की सेवा की है। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में चिंता मत करो, बस इसे किसी प्रकार का सम्मान समझें, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को लॉर्ड सू से मिलने का मौका नहीं मिलता है। अकेले में उनसे बात करने की तो बात ही दूर है। हम कुछ क्षणों तक विचारशील भाव के साथ वहां खड़े रहने के बाद सू यांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, मैं अभी काफ़ी व्यस्त हूँ। इसके अलावा मैं केवल उसका समय बर्बाद करूंगी। ये बेहतर होगा अगर मैं उसे परेशान न करूं, सू यांग ने आह भरते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियूयू ने अजीब भाव से सू यांग को देखा, सोच रही थी कि वह किस तरह का विचित्र खेल देख रही थी। वह अचानक एक ऐसे विनम्र और महत्वहीन व्यक्ति की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है जो किसी के समय के लायक नहीं है? संदर्भ क्या है? निश्चित रूप से इस समय कुछ बड़ा घटित हो रहा है जिसे वह समझ नहीं पा रही है। बकवास। भगवान आपकी उपस्थिति के लिए पूछ रहे हैं, इसलिए आपके बारे में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसने उनकी रुचि को बढ़ाया है। यदि नहीं, तो वह आपको मार्गदर्शन करने के लिए हम में से इतने सारे लोगों को यहाँ भेजने की जहमत नहीं उठाते। कुछ और क्षणों तक विचारशील भाव रखने के बाद गहरे विचारों में होने का नाटक करते हुए सू यांग ने अंततः कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी ये देखने के लिए कि वह मुझसे क्या चाहता है। उनकी बातें सुनकर सू परिवार के लोगों का समूह तुरंत खुश हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, कृपया हमारा अनुसरण करें। हमने अपने परिवहन के लिए पहले ही तैयारी कर ली है। यदि कुछ भी गलत नहीं हुआ तो हमें 1 सप्ताह के भीतर वहां पहुंच जाना चाहिए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उत्साहपूर्वक सू यांग से अपने पीछे चलने का आग्रह किया। पिताजी, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? कियूयू ने आध्यात्मिक अर्थ का उपयोग करते हुए सू यांग से पूछा। ये बस कुछ ऐसा है जो मुझसे संबंधित है और साथ ही मुझसे संबंधित नहीं है। कियूयू ने हैरान भाव से उसकी ओर देखा। उनका इससे क्या मतलब था? कोई चीज़ एक ही समय में उससे संबंधित और गैर संबंधी कैसे हो सकती है? मैं तुम्हें वहां जाते हुए समझाऊंगा। सू यांग मुस्कुराया और चुपचाप सू परिवार के लोगों के पीछे चला गया, मन ही मन सोचते हुए, जब मैं पहले से ही यहाँ हूँ तो मैं खुद क्यों नहीं देखता कि इस जीवन में मेरा परिवार किस तरह का है और वे मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं अब अनिवार्य रूप से मुझे बाहर फेंकने के बाद। अध्याय 133 घर वापसी। सू परिवार द्वारा प्रदान की गई गाड़ी के अंदर सू यांग ने यात्रा के दौरान स्थिति के बारे में बताया। तो मूल रूप से आपके परिवार ने किसी कारण से आपकी यादों को सील कर दिया था, यहाँ तक कि क्या आपको घर से सैकड़ों हजारों मील दूर दूसरे क्षेत्र में फेंक दिया गया था? आपने ऐसा क्यों किया जिसके कारण ऐसी घटनाएं घट सकती हैं? यीयू ने उससे पूछा। सू यांग ने कहा, हालांकि हमारा रूप और शरीर एक जैसा है, हम एक जैसे व्यक्ति नहीं हैं। सू यांग ने कहा, अपना आयाम वापस पाने से पहले सू यांग के साथ जुड़ाव से इनकार कर दिया था। मैं आपकी पुष्टि करता हूँ, लेकिन क्या होगा यदि आप वास्तव में एक ही व्यक्ति हैं? क्या होगा यदि आपके पास जन्म के बाद से एक ही आत्मा है, केवल मृत्यु के निकट अनुभव के अनुभव का अनुभव करने के बाद अपनी वर्तमान यादें पुनः प्राप्त कर रहे हैं? कियूए ने अपना विचार साझा किया, जिससे सू यांग चुप हो गया। बेशक सू यांग ने ऐसे ही स्टेमिना के बारे में सोचा था, लेकिन उसकी यादों के बिना क्या उसे अभी भी अमर सू यांग माना जा सकता है? वे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि वे 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए वह इसे इसी तरह से मान सकते हैं। वैसे भी हम आपके माता पिता से मिलने जा रहे हैं। उनसे मिलने के बाद आप क्या करेंगे? यीयू ने उससे पूछा। मैं क्या करूंगा? ये बिल्कुल अनिच्छुक है, सू यांग ने कहा, उसकी आवाज में रहस्यमयता का भाव था। इतनी अज्ञातता के बावजूद कियू को सू यांग के दिमाग में चल रहे विचार का अच्छा विश्वास था। क्या ऐसा है? कियू ने गाड़ी के दोनों ओर की खिड़कियों से बाहर देखने के लिए मुन्नी को देखा, जहां उसने देखा कि गाड़ियां उस गाड़ी के चारों ओर से घिरी हुई थीं, जिसके अंदर वे वर्तमान में थे। लगभग ऐसी ही उन्हें किसी प्रकार के मूल्यवान रेटिंग के रूप में माना जा रहा था। कम से कम ऐसा लगता है कि वे आपको सुरक्षित रूप से वहां से पेंशन की योजना बना रहे हैं। कियू ने मन ही मन कहा। सू यांग, जियो रोंग ने अचानक उसे बुलाया। यह क्या है? जियो रोंग ने अपने उत्पाद की ओर संकेत किया, जैसे वह उसके बारे में कुछ सुझावों की कोशिश कर रही हो।
सुयांग ने उद्यम से चिल्लाते हुए कहा, अभी नहीं, हम अभी भी बाहर हैं। जियो रोंग ने जो बातें सुनी उनमें दुखद भाव प्रदर्शित किए गए। हालांकि यदि आप यात्रा करते हैं तो आप इस गाड़ी को छोड़ सकते हैं और चारों ओर देख सकते हैं। शर्त यह है कि आप बहुत दूर नहीं हैं और हर समय इस गाड़ी के 10 मील के दायरे में रहते हैं। जियो रोंग तुरंत उत्साहित हो गया और उसकी सलाह पर जोर से सिर हिलाया। क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? यदि वह परेशानी पैदा करता है तो क्या होगा? क्यूयू ने संदेह जताते हुए स्वर में कहा, उसे अब भी भरोसा नहीं है कि जियो रोंग खुद को नियंत्रित कर सकती है। ये ठीक रहेगा, सुयांग ने शांत स्वर में कहा। मुझे विश्वास है कि अगर उसे इस छोटी सी जगह के अंदर पूरे 1 हफ्ते तक छुट्टी मिली तो वह और अधिक परेशान हो जाएगी। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जब से हम लिगेसी मकबरे से बाहर निकलते हैं तब से उसकी पैर की तलाश होती है। मुझे खुजली हो रही है। उन शब्दों के अवलोकन के बाद सुयांग ने जियो रोंग को जाने की जानकारी देते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। बहुत दूर मत जाओ और हर 2 या 3 दिन में एक बार अपना चेहरा वापस दिखाने के लिए वापस आना याद रखो, उसने कहा। जैसे ही सुयांग ने दरवाज़ा खोला, जियो रोंग मोटर गाड़ी से बाहर कूद गई और किसी को भी भूत की तरह खुली हवा में देखे बिना गायब हो गया। सुयांग को सुपरिवार के नौकरों का निशाना कई दिन से शुरू हो गया है। जब से वे गाड़ी के अंदर गए, सुपरिवार के किसी भी नौकर ने सुयांग से बात करने की जहमत नहीं उठाई, लगभग ऐसे ही जैसे वे अपने गंतव्य तक पहुंचने तक उसे खोजने की कोशिश कर रहे थे। हम एक बड़े शहर की ओर बढ़ रहे हैं, क्यूयू ने कहा। अचानक गाड़ी रुक गई। नौजवान, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। कृपया जब तक हम अपने प्रवेश के लिए गार्ड से बात न करें तब तक प्रतीक्षा करें। किसी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला बिना ही बाहर से कहा। कुछ मिनट बाद आवाज़ आई, वापस। अब हम सीधे सुपरिवार के रहने वाले क्वार्टर की ओर जाएंगे। तीसरे घंटे बाद, नौजवान, हम सुपरिवार के रहने वाले क्वार्टर में पहुंच गए हैं। सुयांग ने अपनी बोली और खेती करना बंद कर दिया। फिर उसने दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे बाहर चला गया और क्यू उसकी पीछे पीछे चल रही थी। तो ये सुपरिवार है, हो। सुयांग ने अपने विशालकाय महल और महल को देखा, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके मन में कोई पुरानी यादें वैसी नहीं हैं जैसी किसी को किसी यादगार जगह पर मिलती हैं, यहाँ तक कि उस जगह को लंबे समय तक देखने के बाद भी नहीं। कृपया, नौकरों में से एक ने सुयांग से उसका पीछा करने का आग्रह किया। सुयांग ने सिर हिलाया और नौकर के साथ लंबे और खाली रास्ते पर दौड़ लगाई। जब वे ऑर्केस्ट्रा से गुजर रहे थे तो माली और अन्य नौकरों की ओर से कई तरह के परस्पर विरोधी सुयांग की ओर जा रही थी। इन असंबद्ध अंतर्विरोधों में भ्रम, सदमा, बेचैनी, हर तरह की भावनाएं शामिल थीं। एक बार जब वे हवेली में फंसे हुए थे तो कई और नौकरों को हाथों में कपड़े और कपड़े लेकर देखा जा सकता था। हालांकि जब इन नौकरों ने सुयांग को देखा तो उन्होंने उसे छोटी आंखों से देखने के लिए जो कुछ भी कर रहे थे उसे रोक दिया। वह सुंदर युवा कौन है? छोटे नौकरों से एक ने अपने बगल के अन्य नौकरों से बुदबुदाती आवाज़ें पूछी। मुझे नहीं पता, मैं भी उसे पहली बार देख रहा हूँ। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर हम इतने सुंदर युवाओं की सेवा कर सकें? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जबकि नई और अनजान नौकर सुयांग की सेवा करने के बारे में मजाक कर रहे थे, पुराने नौकर सुयांग को घर पर बुला रहे थे और उनके जबड़े लगभग जमीन को छू रहे थे। उनमें से कई लोग इस समय अपनी आंखों पर संदेह कर रहे थे और ऐसा महसूस कर रहे थे कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो वर्षों से गायब था और अचानक सामने आया और ऐसा लगा जैसे वह पहले कभी गायब ही नहीं हुआ था। हम यहाँ हैं, एक निश्चित कमरे में पहुँचने के बाद सुयांग का मार्गदर्शन करने वाले नौकर ने कहा। फिर नौकर ने 3 बार दरवाज़ा खटखटाया और ऊंची और स्पष्ट आवाज़ में बोला, भगवान सु, वह यहाँ है। अच्छा काम। कुछ सेकंड बाद कमरे से एक सख्त आवाज़ आई, अब आप जा सकते हैं। जी महाराज। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आवाज़ वापस आ गई, कृपया अंदर आएं। ऐसे शब्द सुनकर सुयांग मुस्कुराते हुए दरवाजे के पास पहुंचे। उनके हाथ पहले से ही दरवाजे के हैंडल तक पहुंच रहे थे। अध्याय 134। आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से याद है। बीच के कमरे में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था जो काले कपड़े पहने हुए थे, चेहरे पर कपड़े नैन नक्श और बड़े फ्रेम थे। यह आकर्षक दिखने वाला व्यक्ति सुशुन था, जो सुपरिवार का वर्तमान मुखिया और सुयांग का पिता भी था। उसने गंभीर भाव से निकट आ रही सुयांग को देखा। उसके साथी तीव्र और आकर्षक थे। हालांकि इतनी गंभीर दिखने वाले चेहरे के बावजूद सुयांग को चिंता थी कि वह आसानी से नींद में सक्षम थी जो उसके संपर्कों और चोटों में डूबी हुई थी। हेलो युवा आदमी, सुशुन ने ऐसे व्यवहार किया मनो वह सुयांग से पहले कभी नहीं मिला और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। सुयांग ने चेहरे पर शांत भाव के साथ कहा, सुयांग। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुनकर सुशुन की अभिव्यक्ति ठिठक गई। उसके हाथ सीधे काम रहे थे। उद्धरण चिन्ह कम से कम मातृसत्ता ने मुझे यही कहा था, सुयांग ने आगे कहा। मुझे भूलने की बीमारी है, जिसका अर्थ है कि मेरी सभी यादें मेरे पास नहीं हैं।
वास्तव में सबसे दूर की बात जो मुझे याद है वह है जब मैं प्रोफेसर ब्लॉसम समुदाय में एक बाहरी पुजारी के शिष्य के रूप में जगा था और मैं उसी रूप में रह रहा हूं तब से। मैं क्या ऐसा है? सुशुन ने अंदर ही अंदर एक लंबी और गहरी आह छोड़ी जो राहत से भरी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई पहाड़ उसकी मूर्ति से उतर गया हो। तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्या आप मुझसे यहाँ क्यों आना चाहते हैं? मुझे कोई कारण याद नहीं आया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। सुयान का मासूम और अनोखा, उदासीन और तटस्थ हो गया, उसका अभिव्यक्त नाम हो गया जिसने सुशुन को छोटी सी आश्चर्य कर दिया। इससे पहले कि हम उस बिंदु पर पहुंचें, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ उत्तरी क्षेत्र में क्यों हैं? अगर मुझे सही याद है तो प्रोफाउंड ब्लॉसम समुदाय पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। निश्चित रूप से आपको यहाँ महत्वपूर्ण मामले इतनी लंबी यात्रा करनी होगी। सुशुन के बारे में और अधिक जाने की सुयांग यहाँ पहले स्थान पर क्यों थी? बेशक उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ये दिव्य द्वारों का कारण था, लेकिन वह चाहती थी कि सुयांग अपने मुंह से इसकी पुष्टि करे। मैं यहाँ उसी कारण से आया हूँ जैसे दूर देश से हर कोई आता है, दिव्य द्वार। आपकी सही खेती क्या है? क्योंकि सुयांग ने इस स्थान में प्रवेश करने से पहले अपनी गहनता क्यूई को छिपा लिया था, यहाँ तक कि एक साधना विशेषज्ञ के रूप में किशुन ने भी अपने वास्तविक साधना आधार के माध्यम से नहीं देखा, जिसे सुशुन ने पहले ही नोट कर लिया था और थोड़ा अजीब लगा। जैसा कि आप दिव्य आत्मा क्षेत्र के स्वामी हैं, यह नहीं बता सकते कि मैं केवल दिव्य आत्मा क्षेत्र में हूँ। वास्तव में मुझे ऐसे गहन विशेषज्ञ से अधिक विशिष्ट बातें बताएं। सुयांग ने अचानक अपने प्रोफाउंड क्यूई को कोमारने वाला पर्दा हटा दिया और तत्काल सघन प्रोफाउंड क्यूई से भर गया, जिससे सुशुन को इतना झटका लगा कि वह लगभग अपने बेड के बल गिर गई। ये कैसे संभव है? सुसुन मन ही मन रो पड़ा। सुयांग की स्मृति से पहले वह केवल प्राथमिक आत्मा क्षेत्र में थी। फिर भी 1 वर्ष के बाद वह किसी तरह से पवित्र आत्मा क्षेत्र में शामिल हो गया। यह अकल्पनीय है। उसके गहन क्यू के घनत्व का तो जिक्र ही नहीं जो पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ को भी टक्कर दे सकता है। ऐसे स्वर्ग विरोधी परिणामों के लिए वह किस तरह का जीवन जी रहा है? सुशुन का दिमाग बहुत बड़े प्लांट में था और वह अतिरंजित तरीके से अपनी पीछे वाली कुर्सी पर बैठ गई। अगर यह सच है और बिल्कुल भी भ्रम नहीं है, तो वह सुयिन से भी अधिक समझदार हो सकता है। कमरे में इतना संदिग्ध था कि मीलों दूर से पिन डेल की आवाज भी स्पष्ट रूप से सेंटीन हो सकती थी। अचानक सुयांग ने उस शैले को तोड़ते हुए पूछा, तो मैं यहाँ हूँ। उसके प्रश्न के उत्तर के बजाय सुशुन ने उससे एक प्रश्न भी पूछा, क्या आपने कभी याद वापस पाने के बारे में सोचा है? यदि आपका याद वापस पाने का कोई तरीका है तो आप ऐसा क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बेशक मैंने अपनी याददाश्त वापस पाने के बारे में सोचा है, सुयांग ने एक पाल की शेल्स के बाद कहा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ऐसी इच्छा रखती हूँ। वैसे ही मेरे लिए अपनी याददाश्त वापस पाना का कोई रास्ता हो, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मुझे अपना बीता हुआ कल याद न रहे। सुशुन की पंक्तियां उसके शब्द पर गिर गईं और उसने बस पूछा, क्यों? सोते हुए सुयांग ने स्पष्ट स्वर में कहा, क्योंकि ऐसी जानकारी अब सुयांग के लिए अर्थहीन है। सुयांग अपने पिछले जन्म में एक अमर थी, इसलिए वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जिसे उसने पहले न देखा हो या न जाना हो, और उसकी नज़र में एक नश्वर की याद फिर से हासिल हो गई जो कि एक बच्चा था। इस बात से इनकार नहीं किया गया कि उनके CRD बेंगलुरु से भरा गया था। जो ठीक से खेती भी नहीं कर सकता, उससे क्या उपयोगी मिल सकता है? जिसका छोटा भाई अपंग हो, उसे मनोरंजन क्या मिल सकता था? एक बच्चा क्या जानता है जो अमर जैसा नहीं है? आखिरकार जो वैज्ञानिक हजारों वर्षों से जीवित है वह एकमात्र बच्चे की यादों की परवाह क्यों करता है? जिसे उसने विस्कोसन कैर का चिन्ह दिया है वह कम भी नहीं है। सुयांग के पास पिछली बार सुयांग की यादें फिर से हासिल करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वह वास्तव में एक काय के जीवन में कोई भी रहस्य नहीं सीखती है जो कि उसकी उपस्थिति में भी होता है। क्या चतुर्थ सुशुन इस बात से अनभिज्ञ है कि सुयांग की याद अमर के रूप में वापस आ रही है, इसलिए उसे उसके शब्दों के पीछे का पूरा अर्थ समझ में नहीं आया? क्या आप कम से कम अपने परिवार के बारे में उत्सुक नहीं हैं? क्या होगा अगर आपके भाई बहन हमारी बात करते समय भी आपको ढूंढ रहे हों? तो फिर आप क्या सुझाव देते हैं? सुयांग ने सीधे सुशुन की आत्मा में घुलते हुए कहा, क्या मुझे अपनी यादें वापस पाने की कोशिश करनी चाहिए? उसका प्रश्न सुनकर थोड़ा सा पीने लगा। बेशक वह जिक्रगा कि सुयांग की यादें कभी वापस नहीं आती, लेकिन वह ऐसे शब्दों को जोर से नहीं कह सकता क्योंकि इससे कई सवाल और संदेह पैदा होते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको वह करना चाहिए जो उचित लगता है। एक पाल की शेल्स के बाद उन्होंने आगे कहा, और यदि आपके पास मेरे गंतव्य पर कोई विश्वसनीयता नहीं है तो आप पूर्वी क्षेत्र में हैं कब लौटेंगे? कौन जानता है? सुयांग ने उच्चाका को कंधे से कंधा मिलाकर कहा, मुझे यहाँ की हवा की गुणवत्ता वास्तव में पसंद है, इसलिए मैं यहाँ हमेशा रहने के लिए विचार कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सुशुन उसके उत्तर से स्थिर लग रही, उसे पीटने की इच्छा महसूस हो रही थी।
मैं मजाक कर रहा हूँ, सू यांग ने थोड़ी देर बाद हंसी। हालांकि कुछ सेकंड तक हंसी के बाद उनकी अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई, उनके परस्पर विरोधी विचारों से भर गए। कितना निराश है, सू यांग ने अपना हिलाया सिर। मैं इसे देखने के लिए उत्सुक था कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन अफसोस अंत में ये शूटर के अलावा और कुछ नहीं था जो यहाँ आने के मेरे प्रयास के लायक नहीं था। क्या स्टॉक कैसे हुआ अपने से बोलने की? सू शुन ने अपने वाक्य बीच में ही रोक दिया और पिता शब्द को लगभग माता पिता कर दिया। मेरा क्या? मेरे पिता? हालांकि सू यांग ने उस वाक्य को पूरा करने में अपनी मदद की, जिससे सुन शुन उसे चकित दृष्टि से देखने लगी। आपने अभी क्या कहा? मैं यहाँ आया था कि एक पिता जिसने अपने ही बेटे की याद दिलाई है, उसने अपने ही बेटे से किस बारे में बात की है? क्या बकवाद है? वाई आप? सू शुन ने कामपटी सोमाली से सू यांग की ओर से कहा और कहा, तुम इतने समय से भूलने की बीमारी के बारे में बात कर रही हो और कुछ भी याद नहीं कर रही हो। दर्द सब कुछ स्पष्ट रूप से याद है। बपतिस्मा लेते हुए सू यांग ने कंधे से कंधा मिलाकर विरोध किया और कहा, गलत। मैं सच कह रहा हूं जब मैंने कहा था कि प्रोफाउंड ब्लॉसम समुदाय में शामिल होने से पहले मेरे पास कोई याद नहीं है। फिर कैसे? सू शुन के मन में उसने सोचा, ये सही है। ये प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय की कुलमाता रही होगी। उसने उसे सच बताया होगा। उस भोजन को लानत है। मैंने संप्रदाय को कई स्रोतों से भी दान करने के लिए उसका मुंह बंद कर दिया। ये बंद थे। अध्याय 135 अचानक घात। लगभग 1 साल पहले जब सू शुन ने पहली बार सू यांग को प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय में शामिल किया था, तो उसने और लियू लांजी के बीच एक समझौता किया था कि वह सू यांग को एक शिष्य के रूप में वहां रहने की अनुमति देती है और वह उसे अपने साथ रखती है। इसके बारे में कभी भी सच्चाई नहीं पहचान होगी। बैकग्राउंड, न ही उसने उसे पूर्वी क्षेत्र के बाहरी यात्रा करने की विजुअलाइजेशन की जांच की, और बदले में सू शुन ने हर साल प्रोफाउंड ब्लॉसम साम्यवादी विजिव में भुगतान किया। लियू लांजी ने ऐसे वादों को बंद कर दिया और पूरे 1 साल तक अपना मुंह बंद रखा, लेकिन अफसोस सू यांग को किसी भी तरह की चेतावनी दिए बिना पूर्वी क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया था। अब भी प्रोफाउंड ब्लॉसम कम्युनिटी को इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वह बहुत पहले ही पूर्वी क्षेत्र छोड़ चुका था, लेकिन निश्चित रूप से सू शिन को यह नहीं पता था वह इस समय सू यांग के सामने लियू लांजी को दोषी ठहराने का कारण बन रही है। आपको ये पछतावा है, सू यांग ने अचानक कहा। मुझे दूर फेंक दो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सू शुन चुप रह रहा है, मानो वह उसे उत्तर देने से मना कर रहा हो। क्या ऐसा है? सू यांग ने घूमना और दरवाजे से बाहर देखना शुरू कर दिया, और इस स्थिति के लिए उसने जो कुछ भी सीखा था वह अंततः समाप्त हो गया। जब सू यांग दरवाजे पर, तो सू शुन की आवाज़ गूंज उठी और नामांकित से भरी हुई थी। तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था, सू यांग। ऐसा कहकर सू यांग ने अपने कदम रोके और घूम गई। जब से माँ की मौत हुई है, इस परिवार के लिए सब कुछ खत्म हो रहा है। सुरक्षा प्रोफाउंड ब्लॉसम सेक्ट में जिप की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, पक्की यादें छीनने की तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अफसोस अगर मैं ऐसा हूं ताकि परिवार को बचाया जा सके। कितना अजीब है। सू यांग, जिसे अब इस मामले में कोई मछुआरा नहीं था, पलटी और एक बार फिर दरवाजे के पास जाने लगी। हालांकि दूसरा ही पल दरवाजा अचानक से खुला और एक व्यक्ति अंदर आया। जब सुशुन ने इस युवा महिला को देखा तो उसकी डायवर्जन स्टोरी फेल हो गई। कैसे? मुझे लगा कि आप पुनर्जीवित हैं। पिताजी, इसका क्या मतलब है? सू यिन भौहें चढ़ाते हुए सू शुन के पास उपसंहार। सौभाग्य से मैंने ऐसा कुछ होने की संकटपूर्ण स्थिति थी और पहले से तैयारी की थी, यहाँ तक कि पिछले कुछ दिनों से शहर में ही रह रहा था। सू यिन ने जाने से पहले अपने कुछ सबसे खास नौकरों को आदेश दिया था कि अगर सू यांग घर लौटें तो उन्हें किसी भी देरी के हर कीमत के बारे में बताए बिना। यदि नहीं, तो वह अभी भी यहाँ नहीं है। सू शुन को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल दरवाजे की तरह फटने वाला है। उसने एक उचित बहाना बनाने के लिए अपनी बुद्धि का हर संभव इस्तेमाल किया। आपके जाने के तुरंत बाद मेरे कुछ लोग दिव्य द्वार के बाहर इंतजार कर रहे थे। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद आखिरकार वह उस स्थान पर भटकता हुआ पाया गया। मैं आपको जल्द सूचित करने में सक्षम नहीं था क्योंकि मैं रखना चाहता था, यह आपके लिए आश्चर्य की बात है। निश्चित रूप से मुझे आपको बताने से पहले यह पुष्टि करने की भी आवश्यकता थी कि यह वास्तव में वही था या नहीं, क्योंकि मैं आपकी आशाओं को केवल झूठी खबरों से कुचलना नहीं चाहता था। क्या ऐसा है? सू यिन अब उसकी बातें सुनकर उतनी क्रोधित नहीं दिखी, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ संदेह थे। कोई बात नहीं। सू यिन ने फिर प्रसन्न चेहरे के साथ सू यांग की ओर देखा और उसके लिए दौड़ी। बड़े भाई यांग, मुझे बहुत खुशी है कि आप ठीक हैं। एक क्षण रुकें। सू यांग ने उसे उस पर कूदने से रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। भले ही आप खून से मेरी बहन हो, मैं अब वह बड़ा भाई यांग नहीं हूं जिसे आप जानते हैं और प्यार करते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सू यिन ने अपने कदम धीमे कर दिए और तुरंत रुक गई। ये केवल आपकी भूलने की बीमारी के कारण है। मुझे यकीन है कि एक बार जब हम आपकी यादें वापस लाने में आपकी मदद करेंगे तो आप सामान्य स्थिति में आ जाएंगे।
सू यांग ने अपना सिर हिलाया और जारी रखा, यदि आप मेरे बारे में भूल जाते हैं तो यह इस कमरे में सभी के लिए बेहतर होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं अपनी यादें वापस पा भी लूँ तो भी कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा। इसे भूल जाओ छोटी लड़की, ये हम सभी के लिए सबसे अच्छा होगा। सू यांग ने अब उस पर ध्यान नहीं दिया और एक बार फिर दरवाजे से बाहर निकलना शुरू कर दिया। ये सब तुम्हारा दोष है, सू यिन अचानक जोर से चिल्लाए। हालांकि उसका गुस्सा सू शुन की ओर नहीं था, जो उसके गुस्से से स्तब्ध थी। तुमने बड़े भाई यांग के साथ अवश्य कुछ किया होगा। तुम कौन हो और तुमने उसके साथ क्या किया है? सू यिन ने कियूयू को खंजर जैसी नज़र से देखा। मुझ पर भरोसा करें, आप ये परेशानी नहीं चाहते हैं, कियूए ने शांत स्वर में कहा, जो शुरू से ही कमरे के कोने पर एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ चुपचाप अपनी उपस्थिति छिपाते हुए खड़ी रही है। वह इस बिंदु तक इतनी शांत थी कि सू शुन ने भी अब तक उस पर ध्यान नहीं दिया था। शांत हो जाओ, ये जानते हुए कि कियूयू निर्दोष था क्योंकि वह सू यांग की भूलने की बीमारी का कारण था, उसने उसे बहुत जल्दबाजी करने से रोकने की कोशिश की। लेकिन अफसोस, सू यिन पहले से ही सू शुन की कमज़ोर आवाज़ सुनने के लिए बहुत गर्म थी। मुझे मेरे भाई वापस दे दो, सू यिन ने अपने पूरे कल्टीवेशन बेस को जगाकर कियूयू पर धावा बोल दिया। मूर्ख नश्वर, कियूयू ने झूले के पीछे अपने सच्चे कल्टीवेशन बेस का केवल एक छोटा सा हिस्सा लेकर अपनी आस्तीन लहराई, लेकिन फिर भी इसने सू यिन पर गहरी क्यूई से भरी एक शक्तिशाली हवा भेजी, जिससे वह उसे छूते ही उड़ गई। क्यूयू, सू यांग ने उसे अजीब नज़र से देखा। क्या उसे किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इतनी दूर तक जाना पड़ा जो पृथ्वी आत्मा क्षेत्र में भी नहीं है? एक विशेषज्ञ, सू कसुन ने तुरंत कियूयू को एक विशेषज्ञ के रूप में पहचान लिया, संभवतः उसके समान खेती का आधार, यदि उससे भी अधिक नहीं। नोव एल्बिन, कोई आश्चर्य नहीं कि उसने केवल सच्चे आत्मा क्षेत्र में रहते हुए दिव्य द्वार के अंदर जाने का साहस किया। सू शुन ने सू यांग पर नज़र डालते हुए अंदर ही अंदर सिर हिलाया। हालांकि कियूयू की ताकत की प्रशंसा करने का यह सही समय नहीं था। क्या तुम ठीक हो? वह दौड़कर उसके पास गया, जो अब कमरे के पिछले हिस्से में अपने पूरे शरीर के साथ फर्श पर सो रही थी। कियूयू ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने कोई वास्तविक बल प्रयोग नहीं किया, इसलिए उसे कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। यदि सू यांग के साथ उसका रिश्ता नहीं होता तो सू यिन सुरक्षित होने के बजाय अभी फर्श पर खून से लथपथ होती। ये पुष्टि करने के बाद कि सू यिन वास्तव में पूरी तरह से ठीक और सुरक्षित है, सू शुन ने राहत की सांस ली। चलो कियूए, सू यांग ने दरवाजे से बाहर निकलने के लिए एक पल के लिए सू यिन को विचारशील दृष्टि से देखा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस बार सू यांग बिना किसी रुकावट के दरवाज़ा पार करने में सक्षम थी। एक बार जब वह कियूयू के साथ कमरे से बाहर चला गया तो वे दोनों शांत और आकस्मिक तरीके से लंबे हॉल में चले गए, लगभग जैसे कि वे पार्क में टहल रहे हों। पिताजी, कियूयू अचानक बोला, मैं इस सवाल को टाल रहा हूं क्योंकि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप अपनी यादों को वापस पाने के लिए इतने अनिच्छुक क्यों दिखते हैं? भले ही आपने कहा कि यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको परवाह नहीं है। निश्चित रूप से कोई और कारण होगा, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सू यांग चुप रही, बोलने को तैयार नहीं लग रही थी। लेकिन एक मिनट बाद उसने धीरे से अपना मुंह खोला। जब आत्माओं की बात आती है तो क्या आप विशेषज्ञ हैं? उसने अचानक उससे पूछा। नहीं, कियूयू ने अपना सिर हिलाया। मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि मैं भी इतनी जटिल और गहन रहस्यों से भरी किसी चीज से अपरिचित हूं। एक और क्षण इंतजार करने के बाद उन्होंने आगे कहा, लेकिन अपनी सीमित विशेषज्ञता के साथ भी, मैं जानता हूं कि अगर दो अलग अलग व्यक्तियों की आत्मा एक में विलीन हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। क्या आप ऐसा कह रहे हैं? अगर मैं इस समय एक ऐसे शरीर के अंदर हूं जिसमें दो अलग अलग व्यक्तियों की दो आत्माएं हैं, अगर मैं दूसरे सू यांग की यादों को खोल दूं तो क्या होगा? क्या इससे उसकी आत्मा जाग जाएगी? उसके बाद क्या होगा? क्या मैं अब भी वैसा ही रहूंगा जैसा कि मैं अभी हूं? या क्या हमारी आत्माएं एक में विलीन हो जाएंगी? तब क्या होगा? कौन होगा? बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, इसलिए मैं अपनी यादों पर लगी इस मोहर को जारी करने में क्यों झिझक रहा हूं? और चूंकि ऐसा लगता नहीं है जैसे कि अगर मैं इसे अछूता छोड़ दूं तो इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मैं इसे सीलबंद रखना पसंद करूंगा। ये वो यादें नहीं थीं जिनके बारे में सू यांग चिंतित थी। इसके बजाय ये किसी अन्य आत्मा को जगाने का संभावित जोखिम था, क्योंकि इससे उनके जैसे जानकार विशेषज्ञ के लिए भी अनगिनत समस्याएं पैदा होंगी। लेकिन क्या होगा यदि यह आपकी भविष्य की खेती को प्रभावित करता है? कियूयू ने चिंतित स्वर में पूछा। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इस मामले में मुझसे कहीं अधिक अनुभवी हैं, लेकिन एक बार जब आपके लिए उच्च दायरे में प्रवेश करने का समय आता है तो आपकी हर छोटी चीज़ इसे प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से सील जैसी कोई चीज़, नहीं चाहे वह कितना भी कमज़ोर क्यों न हो। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, क्या होगा यदि आपके शरीर में केवल एक ही आत्मा है, सू यांग जिसे मैं जानता हूँ? क्या होगा यदि आपके पुनर्जन्म के कारण वास्तव में वह आप ही थे जिसने सबसे पहले उसकी यादें खो दी?
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सू यांग अचानक चुप हो गई। मैंने पहले ही ऐसी संभावनाओं के बारे में सोचा है, लेकिन अफसोस जोखिम बहुत ज्यादा है। सू यांग ने आह भरी। मुझे अपने जीवन की परवाह नहीं है, लेकिन ये सुनने में भले ही अहंकारी और अभिमानी लगे, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनका जीवन मुझ पर निर्भर है। अगर मैं चला गया तो उनकी देखभाल कौन करेगा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्यूयू को नहीं पता था कि उसे कैसे जवाब देना है, इसलिए वह चुप रही। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ मिनटों के बाद वे अंततः इमारत से बाहर निकल गए और भीतरी बगीचे में प्रवेश कर गए। हालांकि इससे पहले कि सू यांग इस नए दृश्य में 3 कदम भी उठा सके, आकाश में एक फ्लैश टिमटिमाया और एक स्टील की तलवार आसमान से और सू यांग की ओर उछालती हुई आई। इसका तेज ब्लेड हत्या के इरादे से भरा हुआ था। कौन हिम्मत करता है? हत्या के इरादे से सू यांग पर हमला करते ही आने वाली तलवार को देखते ही क्यूयू जोर से चिल्लाए और अपनी आस्तीन की एक लहर से स्टील की तलवार को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। कुछ दूरी पर एक लंबे व्यक्ति ने जब देखा कि अभी क्या हुआ था तो उसकी पैंट लगभग फट गई थी और वह अगले ही पल घटनास्थल से भाग गया। लेकिन अफसोस, क्यूयू की आध्यात्मिक समझ ने उसे उसी समय पहले ही देख लिया था जब उसने तलवार को देखा था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? क्यूयू ने अपनी जगह से छलांग लगाए और दौड़ते हुए व्यक्ति की ओर उड़ गई और कुछ ही सेकंड में उसे पकड़ लिया। जैसे ही क्यूयू ने उस व्यक्ति को पकड़ा, उसने अपने दिव्य दायरे की खेती के आधार का उपयोग करके लंबे आंकड़े पर तब तक दबाव डाला जब तक कि उसका पूरा चेहरा जमीन को चूम नहीं रहा था। और उस पर दबाव डालने के लिए उसने जो बल प्रयोग किया था वह उतना नर्म नहीं था जब उसने सुइन को अपने से दूर उड़ा दिया था। लगभग इतनी ताकत का उपयोग करके उस आदमी के शरीर को खूनी गंदगी में बदल दिया था। खांसी। जमीन पर मौजूद आदमी के मुंह से कई कौर खून निकला। वह आसानी से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की कई हड्डियां उस आघात से टूट गई हैं जिस पर उसे जमीन पर पटक दिया गया था। आप कौन हैं? उसके दर्द और खून से सने होठों को नजरअंदाज करते हुए क्यूयू ने ठंडे स्वर में उससे पूछा। खांसी। हालांकि लंबे आदमी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि बेहोश होने से पहले उसने एक और कौर खून खा लिया। अध्याय 136। केवल यदि आपके पास गेंदें हैं। ये गधा कौन है? सू यांग ने अन्य से प्रश्न किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी इस स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, वह केवल एक दर्शक था। आप भी उसे नहीं जानते? पूछताछ। आप पर हमला किया गया है, इसलिए आप दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है तो ही होगा। वह कारण अन्य से संबंधित होना चाहिए। अचानक ऑर्केस्ट्रा में एक कानभेदी चीख गूंज उठती है। मास्टर सू, मास्टर सू, आप क्या ठीक हैं? नौकरों के लिए बने कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र की महिला तेजी से सू यांग और क्यूयू की ओर आई। हालांकि ये स्पष्ट था कि वह सू यांग को नहीं बल्कि उस व्यक्ति को कॉल कर रही थी जो कि समीप पर था, जिसका नाम भी वैसा ही है। हत्या। मास्टर सू की इन 2 क्रूर लोगों ने हत्या कर दी है। जब अधेड़ उम्र की महिला ने जमीन पर उतरकर अपनी कमजोरी पर एक आदमी का खून देखा तो वह घबरा गई, करीब करीब ऐसे जैसे वह एक हत्या का आकलन करने वाले दिन के उजाले में हो। कुछ ही सेकंड बाद हथियारों से लैस सशस्त्र गार्ड हर दिशा से दौड़ते हुए आए और बहुत तेजी से अपने हथियार से लैस सू यांग और क्यूयू को घेरे में ले लिया। हालांकि जब गार्डों को अंततः मछुआरों के चेहरे पर एक अच्छा दृश्य दिखाने का मौका मिला तो सू यांग के सुंदर चेहरे को दस्तावेज पर उनकी कुछ अभिव्यक्तियां थिंक हो गईं। वाई यंग मास्टर सू, आप वापस आ गए। सू यांग को आभूषण वाले कुछ गार्डों के कारखाने में वे स्थिति के बारे में लगभग भूल गए थे। आप गार्ड क्या कर रहे हो? इन 2 अपराधियों को पकड़ो। अधेड़ उम्र की महिला पागलों की तरह चिल्लाती रही। लेकिन सू यांग को दस्तावेज वाले गार्ड आश्चर्यचकित महसूस कर रहे थे। किसको पकड़ें? सुशुन का दूसरा सबसे बड़ा बेटा जो पूरे 1 साल से लापता था। अगर वे उम्र की महिला की आलोचना पर ध्यान देंगे तो उनका सर घूम जाएगा। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या सू परिवार आपको इसी तरह भुगतान करता है? अक्षमता। ऐसे शब्द सुनने को मिले जो गार्ड सू यांग को पहचान नहीं पा रहे थे। वे अपने पास के क्षेत्र में धीरे धीरे झुर्रियां लेकर आए थे। जब अन्य गार्डों ने इसे देखा तो उन्होंने तुरंत चिल्लाकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, रुको। ऐसा लगता है कि यह कौन है? ये युवा मास्टर सू है, युवा महिला सू का बड़ा भाई। आपने अभी अभी क्या कहा? दूसरे गार्ड की बातें सुनकर गार्ड तुरंत उदास हो गया। फिर वे उम्र की महिला की ओर देखने लगे जो स्पष्ट रूप से वहां मौजूद अन्य सभी लोगों की तरह ही आश्चर्यचकित और भ्रमित था। तो यह मूर्ख गधा भी सू परिवार का हिस्सा है? होह, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं आश्चर्यचकित हूं। इन लोगों की बात सुनकर सू यांग ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। शीर्षक पर यह काम करने वाला व्यक्ति सू युहान, सू यांग और सू यिन का बड़ा भाई और सू परिवार का सबसे बड़ा बेटा भी था। हालांकि इस रहस्योद्घाटन ने उत्तरों से अधिक प्रश्न ही पूछे हैं। उसने हत्या के इरादे से सू यांग पर हमला क्यों किया? यहाँ तक कि किस आसमान से छुपे हमले तक भी जा रहे हैं। सू यांग ने शांत भाव से कहा, इस आदमी ने मेरी जान लेने की कोशिश की, इसलिए उसे यह अधमरी समस्या क्यों है? यह आदमी। वहां उसके गार्ड्स को सू यांग का अपने ही बड़े भाई को दिखाने का तरीका अजीब लगा, लेकिन बाद में उसने कहा कि वह बेहद स्टूडेंट वाला था।
ती कोई गलतफहमी रही होगी, युवा मास्टर सू। आपका बड़ा भाई कभी इतना घटिया काम नहीं करेगा। वहां मौजूद गार्डों ने स्थिति को समझने की कोशिश की। आखिरकार उनके लिए यह विश्वास करना बेहद कठिन था कि सू युहान, जो प्रिय और नेक होने के लिए जेंग गया था, के पास सू यांग को किसी व्यक्ति का नुकसान होगा जो पूरे 1 साल से लापता है। उसे मारने का प्रयास किया गया है, दूर की बात है मुझे उसे मारने की इच्छा के लक्षण की परवाह नहीं है। लेकिन सू यांग ने गार्डों की अनदेखी की और अहमियत युहान के सामने रखी और जारी की, सौभाग्य से आपके लिए, वह छोटी लड़की पहले ही काफी कुछ खोया हुआ है। मैं अपने आखिरी भाई को भी नहीं छीनूंगा। हालांकि चौधरी शोरगुल पर हमला किया गया है, मैं ये सुरक्षा स्टॉक कम से कम मस्त पछतावा हो। जैसे ही उसने ये शब्द कहा, सू यांग ने एक उंगली उठाई और सू युहान की ओर इशारा किया। हालांकि अधिक विशेष रूप से वह सीधे अपने क्रॉच क्षेत्र की ओर रुख कर रहा था। के गार्ड और नौकर की हरकतें वहां से हैरान थीं, यहां तक कि कियूए भी। लेकिन कुछ सेकंड के बाद वे सभी वास्तव में चले गए जब सू यांग की मियामी की नाइक से प्रकाश की किरण और सू युहान की दोस्ती के बीच का क्षेत्र को छेद दिया। सू युहान के मुंह से एक खून जमा देने वाली चीख निकली जिसने वहां मौजूद लोगों के सिर को लगभग छलनी कर दिया। दर्द इतना तेज था कि उसकी नींद खुल गई। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब पुरुष रक्षकों ने इसे देखा तो उन्होंने अपने हथियार को सहज रूप में दिखाने के लिए अपने हथियार नीचे दिए। वाय तुम शैतान हो। अधेड़ उम्र की महिला को तब लगभग बेहोशी आ गई जब उसने देखा कि सू युहान के क्रॉच क्षेत्र के पास खून का एक नरसंहार शुरू हो गया है। कोई गाजर और हृदय कैसे हो सकता है? अब उसका बच्चा कैसा होगा? ये केवल एक पुरुष के रूप में सू युहान के जीवन के लिए नहीं बल्कि पूरे सू परिवार के लिए एक आश्चर्यजनक झटका है। वह ठीक हो जाएगा, सू यांग ने विविधता से कहा। हालांकि मैं इसकी सार्थकता नहीं दूंगी कि वह शर्म के कारण खुद को नहीं मारेगा। मुझे यकीन है कि ऐसे नमूने उसे सीधे सीधे पर नहीं मारेंगे। ऐसे सू यांग, वह यू बास्टर्ड, जमीन पर पीड़ा से छटपटा रहा सुहान था, जो कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए अनुभवहीन उपकरण को अपनी चपेट में ले रहा था। मैं बंदर बुरी तरह मार डालूंगा। तुम मुझे मार डालोगे, केवल अगर पास गेंदें हो। हा। सू यांग अपने ही मजाक पर जोर से हंस पड़े। सू युहान के चेहरे पर अत्यधिक क्रोध और घृणा की अभिव्यक्ति थी और उसने सू यांग को जो देखा वह ऐसा था मानो वह किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहा हो जिसने उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी हो, शायद इससे भी बदतर कुछ, खासकर सू यांग का मजाक सुनने के बाद उसने उसके साथ ऐसा किया। इस बीच वहां के गार्ड जो सू यांग से काफी परिचित थे, उन्होंने उसे अजीब भाव से देखा, मन ही मन सोच रहे थे कि कैसे ये सू यांग उनकी यादों में मौजूद सू यांग से मेल नहीं खाता। जिस शांत और क्षमाशील सू यांग को वे जानते थे, उसके विपरीत वह कहीं अधिक साहसी और लगभग हृदयहीन था। चल दर, सू यांग फिर से चलने लगी। सू यांग को अपने पास आते देख गार्ड उसके लिए रास्ता बनाने के लिए तेजी से तितर बितर हो गए। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने उसे रोकने की हिम्मत की तो वह उनकी मर्दानगी को भी नष्ट कर सकते हैं। चूंकि किसी और ने उसके रास्ते में बाधा नहीं डाली, सू यांग और कियूयू की आकृतियां सू परिवार के रहने वाले क्वार्टर से तुरंत गायब हो गईं। अध्याय 137 आत्मा भविष्यवाणी गोली। जब उन्हें विश्वास हो गया कि सू यांग अब वहां नहीं है, तो गार्डों ने सुहान की मदद की। फिर जो अचेत हो गया था उसे वापस अपने कमरे में ले जाया गया, जहां उन्होंने अपने विस्फोटकों का इलाज किया। जब नर्सों और वैज्ञानिकों ने पहली बार सू युहान के आलोचकों की स्थिति का आकलन किया तो वे लगभग घृणा से उल्टी करने लगे। उनके अत्यधिक भय से भर गए और वे मन ही मन सोच रहे थे कि किस तरह का राक्षस इस तरह की हरकत करने लगा के लिए निर्दयी होगा। मैं शैतान के अलावा किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकता जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ करना चाहता है। न केवल उसकी गेंदें नष्ट हो गई हैं, बल्कि उसकी छड़ी भी पूरी तरह से नष्ट हो गई है। डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया, उसका दिल भारी हो रहा था। उसका हाल देखकर ही सुहान का दर्द महसूस हो रहा था। मुझे डर है कि एक दिव्य चिकित्सक ने भी अपनी मर्दानगी को बहाल नहीं किया। अचानक शांति हो गई, यहाँ तक कि उदासी भी। सू सुन, जो समाचार सुनने के बाद यहाँ आया था, इस समय उसके चेहरे पर गंभीर भाव के साथ खड़ा था। ये स्थिति न केवल सू युहान के भविष्य के लिए बल्कि पूरे सू परिवार के लिए भी एक समस्या थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि सू परिवार पूरी तरह से नष्ट हो गया था, क्योंकि वहां सू यिन भी थी। लेकिन फिर भी सू यांग के प्रति अपने जुनून के कारण उसने किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उसकी बगल में क्या देखा। लेकिन अफसोस, उन सभी चिंताओं के पहले से ही मौजूद होने के बावजूद एक ऐसा था जिसने उन सभी को माता दे दी। क्या हॉन परिवार को अभी तक इस घटना के बारे में पता है? सू शुन ने भारी स्वर में पूछा। उसकी नज़र उसके बगल वाले बूटमैन पर थी। दुर्भाग्य से सू परिवार के सबसे बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग ताऊ ने कहा। यंग मास्टर को उनकी आंखों पर पट्टी बांधने से पहले ही यह खबर फैल गई थी। असल में जब हम बात कर रहे हैं तब भी वे यहाँ जा रहे हैं और 3 दिनों के भीतर पहुँच जाना चाहिए। ये खबर सुनने के बाद सुशुन की आंखों में एक व्यथित रोशनी चमक उठी। लेकिन अफसोस, इस बिंदु पर वह कुछ नहीं कर सका, क्योंकि अब ऐसी स्थिति नहीं थी जिसे वह स्वयं प्रबंधित कर सके।
NOVEPSILON जो भी हो, जब वे आएंगे तो मैं इसी तरह ध्यान लगाऊंगा। अभी के लिए बस मेरे बेटे को ठीक करने की कोशिश पर ध्यान केंद्रित करो। लेकिन मुझे इसकी गारंटी नहीं है कि उसे पूरी तरह से ठीक करना लगभग असंभव है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कम से कम प्रयास करें। सभी स्रोत मेरे सुपरिवार द्वारा प्रदान किए जाएंगे, इसलिए प्रभाव के बिना उनका उपयोग करें। सुशुन ने डॉक्टर को टोक दिया। खैर ही संभावना कम से कम हो, फिर भी वह अपने इकलौते बेटों के भविष्य को बचाने की कोशिश करना चाहती थी। मैं अपना हूँ, हालांकि मैं किसी तरह का वादा नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपके बेटे को ठीक करने के लिए सारा प्रयास और ज्ञान लगाऊंगा। थोड़ी देर बाद जब ईसा मसीह ने यूहान का इलाज शुरू किया तो सुवान और बाकी सभी लोगों को कमरे में रहने की ज़रूरत नहीं थी। ईसा मसीह के घर से भागने के लिए जल्दी से चले गए। यंग लेडी की हालत कैसी है? वरिष्ठताओं ने सुशुन से पूछा जब वे दालान में चल रहे थे। उनकी गति धीमी थी और संदेह से भरा हुआ था। अच्छा नहीं, सुशुन ने अपना सिर हिलाया। घटना के बाद से उसने खुद को अपने कमरे के अंदर बंद कर लिया है और चाहे मैं उससे कुछ भी कहूँ, वह बाहर आने से इनकार कर देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कल्पना भी नहीं करना चाहता कि वह क्या कर सकती है। वरिष्ठताओं ने सुझाव दिया, ये सबसे अच्छा होगा अगर हम युवा महिला को तब तक अकेला छोड़ दें जब तक वह अपना मन नहीं सुलझा लेती, अन्यथा ये भविष्य में उसकी खेती को प्रभावित कर सकता है। सुशुन ने सिर हिलाया और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी क्योंकि वे हॉर्न परिवार के प्रत्याशित आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या आप सोल डिविनेशन पिल नामक गोली के बारे में जानते हैं? जब वे एक व्यस्त पैदल यात्री सड़क पर चल रहे थे तो सु यांग ने कियूयू से पूछा। मैं करती हूँ, उसने तुरंत उत्तर दिया। मैंने इसे पवित्र मध्य महाद्वीप में अपनी आंखों से भी देखा। सु यांग ने अचानक चलना बंद कर दिया और सुखद नज़रों से उसकी ओर देखा। तुमने एक देखा यहाँ, इस दुनिया में? कियूयू ने सिर हिलाया। क्यों, क्या यह इतनी दुर्लभ गोली है? फिर उसने पूछा, यह उतना मूल्यवान नहीं है, लेकिन यह इतना दुर्लभ है कि मैंने इस अविकसित दुनिया में किसी के होने की उम्मीद नहीं की होगी। क्या आप इसका उपयोग ये देखने के लिए करेंगे कि आपके शरीर के भीतर कोई अन्य आत्मा है या नहीं? कियूयू ने जैसे ही उससे गोली के बारे में पूछा, उसने पहले ही अपनी योजना समझ ली। सु यांग ने त्वरित सिर हिलाकर अपने विचारों की पुष्टि की। ये सही है, मैंने शुरू में खुद इसे बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि इस दुनिया में पहले से ही एक मौजूद है, इससे मेरा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। क्या आप इस आत्मा भविष्यवाणी गोली के लिए पवित्र मध्य महाद्वीप जाने की योजना बना रहे हैं? सहज रूप में, सु यांग ने दिल की धड़कन में उत्तर दिया। उसकी बातें सुनकर कियूयू की आंखें झिझक से चमक उठीं। यदि संभव हो तो वह नहीं चाहती थी कि वह पवित्र मध्य महाद्वीप में जाए और उससे भी कम आत्मा दैवीय गोली वाले स्थान पर जाए। जहां तक उसके कारणों की बात है तो वह उस शर्मिंदगी को झेलने में सक्षम नहीं होगी जो तब होगी जब उसे उसके गुप्त रहस्य के बारे में पता चल जाएगा। मैं समझता हूँ, हालांकि अब मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए कि जब तक आप उन्हें पूरी ताकत से नहीं लूटेंगे, तब तक आप उन्हें आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, भले ही हम वहां जाएं। कारण क्या है? सु यांग की रुचि जगी। सोल डिविनेशन पिल वाले स्थान को फोर सीजन्स अकादमी कहा जाता है। ये कीमिया में विशेषज्ञता वाला एक संप्रदाय है और वे सोल डिविनेशन पिल के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि यह उनका सबसे कीमती खजाना है। भले ही आप उन्हें कुछ ऐसा प्रदान करें जो तार्किक रूप से अधिक मूल्यवान हो, उनकी सोल डिविनेशन पिल की तुलना में वे बिना एक भी विचार किए प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सु यांग ने कहा। जब हम वहां पहुंचेंगे और उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वे इसे मुझे देंगे या नहीं। कियूयू ने अंदर ही अंदर आह भरी और सिर हिलाया। फिर उसने अपनी उड़ने वाली नाव निकाली और उसे आकाश में फेंक दिया। आकाश में मंडराती एक नाव की अचानक उपस्थिति ने तुरंत सड़कों पर सभी का ध्यान आकर्षित किया, जिससे वे आश्चर्य की आंखों से उसे देखने लगे। और दर्जनों लोगों की नज़र में सु यांग और कियूए दोनों उड़ती हुई नाव पर कूद पड़े। जियो रोंग, सु यांग ने शांत और धीमी आवाज में उसे बुलाया। अचानक, इससे पहले कि वह अपनी आंखें झपकाए, सादे सफ़ेद वस्त्र पहने एक युवा लड़की उसके सामने आ गई। क्या आपको मजा आया? उसने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, जिसका उसने सिर हिलाकर जवाब दिया। सुनने में अच्छा है। सु यांग ने कियूयू की ओर रुख किया और जारी रखा, आइए इस फोर सीजन्स अकादमी में चलें, क्या हम? कियूयू ने सिर हिलाया और फिर वह जियो रोंग की ओर देखने लगी और ठंडे स्वर में उससे बोली, इस नाव में केवल 2 लोगों के लिए जगह है, आपको अपने तरीकों से हमारे पीछे चलना होगा। और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना कियूयू ने उड़ने वाली नाव को सक्रिय कर दिया और पलक झपकते ही सैकड़ों मील की दूरी तय कर ली। हालांकि जब कियूयू ने मुड़कर देखा तो उसकी नज़र जियो रोंग से मिली, जो बिना किसी प्रयास के लापरवाही से उनका पीछा कर रहा था। ये देखकर कियूयू ने केवल ठंडा उपहास किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3 दिन एक पल में बीत गए और सु परिवार में सुशुन कई अन्य उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ रहने वाले क्वार्टर के मुख्य द्वार पर खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वे किसी के आने का इंतजार कर रहे थे।
वे यहाँ हैं, हान परिवार यहाँ है। एक दूत को दूर से जोर जोर से चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़ते देखा जा सकता था। यही तो है। हुँ। सुशुन ने अपना चोगा सीधा किया और सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार हो गया। अध्याय 138 में अपने मंगेतर से मिलने यहाँ आया हूँ। एक शानदार गाड़ी धीरे धीरे सुपरिवार के रहने वाले क्वार्टर के पास ढलान और मुख्य द्वार के ठीक सामने रुकी। कुछ क्षण बाद गाड़ी का दरवाज़ा खुला और लाल पोशाक वाला एक युवा महिला गाड़ी से बाहर। जैसे ही उसकी पैर जमीन पर पड़े, लड़की सुशुन की ओर चलती रही। होंग यूअर सीनियर सू का स्वागत है, नम्रता से झुककर उनका स्वागत किया। उनका आवाज़ सम्मान से भरा था। हालांकि उससे यह उम्मीद नहीं की गई थी कि वह द्वार पर प्रवेश करेगा, लेकिन यह उसकी संभावनाओं में था कि सुशुन को उसके आने से पहले ही उसके आगमन के बारे में पता चल जाएगा। हमारे पिछले साक्षात्कार को केवल 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन आप उससे भी अधिक सुंदर हो गए हैं, सुशुन ने मुस्कान के साथ अपनी प्रशंसा में कहा। फिर उसने इधर उधर देखते हुए पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वे आज आपके साथ यहाँ क्यों नहीं हैं? होंग यूए ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह मेरी अपनी समस्या है, इसलिए मैंने अपने माता पिता से मुझे अकेले रहने के लिए कहा था। ये कहा गया। होंग यूए की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर, यहाँ तक कि निवेशक हो गए। ऐसा कहा जा रहा है। वह अभी कहाँ है? मैं उसे देखता हूँ। उसकी बातें सुनकर सुशुन की पीठ पर पत्थर की एक बूंद गिरी। वह इस समय अपने कमरे में आराम से कर रहे हैं, उन्होंने धीरे से उत्तर दिया। क्या मुझे अनुमति है? अपनी अज्ञात शक्ति के बावजूद होंग यूए ने अभी भी स्वर में बात की, क्योंकि उनका परिवार उनकी अज्ञात शक्ति के बावजूद स्थिति और शक्ति के मामले में सुपरिवार से थोड़ा नीचे था। सुशुन ने अनिचा से सिरिया और उसे उस स्थान पर ले जाया गया जहां सुहान आराम कर रही थी। एक बार जब वे कमरे में पहुंचे तो सुशुन ने दरवाजा खटखटाया और बोला, युहान, होंग यूए तुमसे मिलने के लिए यहाँ है। और सु युहान के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना सुशुन ने जबरदस्ती दरवाजा खोल दिया। रुको, मत खोलो। दरवाजा खुलते ही सु युहान की हड़बड़ी भरी आवाज गूंज उठी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब दरवाजा पूरी तरह से खुल गया और सुन, होंग यूए और कई अन्य लोगों ने कमरे का दृश्य देखा तो उनका चेहरा उड़ गया। उन्होंने देखा कि सु युहान का अद्भुत दृश्य था, जिसमें उसकी पेंट पर गिरी हुई उंगली थी, उसके हाथ में सीना वाली रॉड पकड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद के साथ खेल रही हो। सु युहान का चेहरा तुरंत लाल हो गया। रुको, ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है। युहान, स्टार रेटिंग कैसे हुई? न केवल हमें, बल्कि होंग यूए जैसी घटिया युवा महिला को भी ऐसा घिनौना व्यू शो। क्या स्टार कोई शर्म की बात नहीं है? उस अश्लील चीज को अभी इतनी ही दूर कर दो। सुशुन ने उसे अपनी पूरी तरह से नहीं दिया और खंडित और बात शर्मिंदगी से मिश्रित आवाज में दहाड़ा कर दी, जिससे छोटा सा हिल गया। ये सोचना कि वह अपने हमेशा नेक बेटे को ऐसे कृत्य में पकड़ लेगा, बिल्कुल अकल्पनीय था। अरे, ये ठीक होता अगर सु युहान को अकेले उसके सामने उजागर किया जाता, लेकिन दुर्भाग्य से उन दोनों के लिए, लगभग हर कोई जिसे ये दृश्य कभी नहीं देखना चाहिए था, वह वहां मौजूद था, जिसमें होंग परिवार की युवा महिला भी शामिल थी। दूसरे शब्दों में, यह एक विनाशकारी स्थिति थी। और निश्चित रूप से, जब होंग यूए ने सु युहान की घिनौनी छड़ी देखी, तो उसका चेहरा गहरी उदासी से काला पड़ गया और उसकी निगाहें घृणा से भर गईं, लगभग जैसे उसने एक मोटी मक्खी खा ली हो। जहां तक वहां मौजूद अन्य लोगों की बात है, वे इस दृश्य से इतने स्तब्ध रह गए कि वे सभी पीछे की ओर कदम उठाने लगे, मानो वे घटनास्थल से भाग जाना चाहते हों। इस स्थिति को और भी बदतर बनाने वाली बात सु युहान की छड़ी थी, जिसे हाल ही में प्रत्यारोपित किया गया था, जिससे उसका श्रोणि क्षेत्र सूखे रक्त और टांके से भर गया था। ये गलतफहमी है, मैं इसे समझा सकता हूँ। सु युहान घबरा गई और पागलों की तरह चिल्लाने लगी, जिससे स्थिति और भी खराब हो गई। नो वेलबिन, मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या इम्प्लांट के बाद मैं इसे काम पर ला सकता हूँ। भले ही डॉक्टर कहते हैं कि मैं निराशाजनक स्थिति में हूँ, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि यह ठीक से ठीक हो जाएगा। पर्याप्त। कमरे में एक ठंडी आवाज़ गूंज उठी, लेकिन ये सुशुन नहीं थी जिसने ये शब्द कहे थे, न ही यह सु परिवार के अन्य व्यक्तियों की ओर से आई थी। इसके बजाय ये शब्द होंग यूए के मुंह से आए थे। तुम? सु युहान ने उसकी ठंडी आवाज़ सुनकर हैरान भाव से उसकी ओर देखा। मैं आज यहाँ आपको सांत्वना देने नहीं आया हूँ, नहीं, मैंने आपके दयनीय चेहरे को देखने के लिए हजारों मील की यात्रा की है। होंग यूए ने फिर सुशुन की ओर देखा और बोलना जारी रखा, सीनियर सु, अपने परिवार की ओर से, मैं, होंग यूए, आपके सबसे बड़े बेटे सु युहान के साथ अपनी सगाई तोड़ने के लिए आज यहाँ आया हूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सुशुन ने होंग यूए को तुरंत उत्तर नहीं दिया और चुप रही। एक क्षण की चुप्पी के बाद उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी और बोले, क्या ये होंग परिवार का निर्णय है या? मैं पहले ही अपने माता पिता से बात कर चुका हूँ, लेकिन मैंने उनसे जो कहा था उसे मैं यहाँ दोहराऊंगा और मैं अपने अभद्र व्यवहार के लिए पहले ही माफ़ी मांग लूंगा। गहरी सांस लेते हुए होंग यूए ने गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया।
अगर मुझे इस अपमानजनक चीज़ से शादी करनी है और अपना शेष जीवन उसके साथ बिताना है तो मैं अकेले रहना पसंद करूंगी, जमीन से 6 फीट नीचे। क्या? सू युहान ने होंग यूए की बातें सुनकर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया, जिससे उसकी आंखें लगभग पूरी तरह सफ़ेद हो गईं। हालांकि वह जानता था कि उसने वास्तव में कभी भी उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसके प्रति उसकी नफरत इस हद तक थी। आई सू शुन ने फिर से आह भरी, उसका रंग काफ़ी हल्का हो गया। फिर तुम्हारी माँ और मेरी पत्नी के बीच की शपथ का क्या हुआ? ये निश्चित रूप से स्वर्ग में भी मेरे प्रिय को परेशान करेगा। शायद हम इसे सुलझा सकते हैं। सीनियर सू, कृपया एक बार फिर मेरी अशिष्टता को क्षमा करें, लेकिन मेरी माँ और मैडम सू के बीच की शपथ मेरे और उसके बीच है, सू युहान के बीच नहीं। फिर आप पुनर्व्यवस्था के लिए सहमत क्यों हुए? सू शुन ने हैरान भाव से पूछा। इस बात पर केवल एक ही कारण है कि मैं क्यों सहमत हुआ। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि मेरे परिवार ने मुझ पर दबाव डाला था। हालांकि अब जब वह वापस आ गया है तो मेरे लिए इस दिखावे को सहने का कोई कारण नहीं है, होंग यूए ने कहा। और हालांकि मैंने पहले इसका उल्लेख नहीं किया था, फिर भी एक और कारण है कि मैं आज यहाँ क्यों हूँ। होंग यूए की ठंडी अभिव्यक्ति इस बिंदु पर स्पष्ट रूप से नर्म हो गई। मैं यहाँ अपने मंगेतर सू यांग से मिलने आया हूँ। अध्याय 139 होंग यूए। सू युहान के सबसे बुरे सपने में से एक ये था कि होंग यूए को सुयांग की वापसी का पता चला था, जो उनके वर्तमान मूड को प्रभावित कर सकता था। उन्हें डर था कि सुयांग के पास अपनी वापसी के लिए हो सकता है, और तुरंत सू युहान ने होंग यूए के शब्दों को सुना। ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका सबसे बुरा सपना सच हो गया है। वह सीधे तौर पर सहमत हो गई है, लेकिन इससे पहले कि उसने खांसते हुए मुंह से खून निकाल लिया। सू युहान के अचेतन के जवाब में होंग यूए ने उस पर नजर डाली और कहा, मुझे पता है कि वह वापस आ गई है, सू यांग। वह कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। दुर्भाग्य से तुम कुछ दिन लेट हो गए। सू शुन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हें यहाँ कोई संदेह नहीं है, नहीं तुम्हें उसके स्थान के बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें यह भी नहीं बता सकता कि वह अपने भाई सुहान पर हमला करने के बाद कहाँ गया था। सीनियर सू, आपको ऐसा क्यों कहना चाहिए कि सब कुछ गलत है? मुझे विश्वास नहीं है कि वह बिना किसी कारण के उस चीज़ पर हमला करता है। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है, होंग यूए ने कहा। सुई युहान जब वह बात कही, सू शुन ने आभारते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता सुयांग। अब वह कोई व्यक्ति नहीं है जिसे तुम पहले भूल गए थे, क्योंकि उसे वर्तमान में भूलने की बीमारी है। उन्होंने ऐसी बात कही कि उनकी सुयांग की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तक कि डिस्ट्रेस का नाटक भी कर रही थी, उनके सपनों से भरी हुई थी। आपने क्या कहा? उसने अपनी याददाश्त खो दी है। होंग यूए ने ऐसी खबर सुनी है जिसे याद किया जाता है। ये सही है, वह अपनी गर्लफ्रेंड बहन सुयिन को भी नहीं पहचान सकती। यह इतना गंभीर है। होंग यूए को पता था कि भाई बहन बहुत करीब थे, इसलिए वह और भी अधिक चमत्कारी थी। हालांकि उसने इस बात से और भी आश्चर्य किया था कि इस तरह के निष्कर्षों की खोज के बावजूद सुनशुन ने सुयान को जगह की ओर वापस दे दिया, विशेष रूप से उसके और सू युहान के बीच में प्रवेश के बाद, यहाँ तक कि थोड़ा सा भी संदेह महसूस हुआ। और क्या आपने उसे अंदर जाने की अनुमति दी? होंग यूए ने इधर उधर नहीं घूमा और सुन से सवाल किया, जिससे उसकी हृदय गति बढ़ गई। अगर मुझे पता चला कि वह जाने वाला है तो मैंने उसे रोक लिया। उसका पता बहुत अचानक चला गया और मैं कुछ और ही कर रहा था। शांति के कुछ क्षणों के बाद हांग तुम घूमते रहे और चलते रहे। तुम कहाँ जा रही हो? सू शुन ने उनसे पूछा। मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था उसे पूरा कर चुका हूँ, इसलिए अब मेरे लिए यहाँ चोट का कोई कारण नहीं है। जहाँ तक मेरे मंगेतर सुयांग का सवाल है, मैं अपने आवेदन का उपयोग करके उसे पूछता हूँ, कोशिश करूँगा। हांग यूए ने एक शांत आवाज़ की बात की, जो उसके चारों ओर एक शांत वातावरण प्रदान करता है। सू शुन ने उसे नहीं देखा और केवल मन ही मन भारी है। हैंग फैमिली की युवा महिला वास्तव में अलग है। वह न केवल एक परी की तरह सुंदर है, बल्कि वह तेज और वयस्क भी है। सू परिवार के आसपास के सदस्यों ने अपने जाने के बाद होंग यूए के बारे में बात करना शुरू कर दिया। वह सू यांग जैसे किसी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी है, लगभग बेकार। सू यांग जैसे किसी व्यक्ति के साथ रहना निश्चित रूप से उसके लिए बहुत बेकार है। उद्धरण चिन्ह। उसकी उपस्थिति के अलावा वह सू यांग जैसे औसत दर्जे और प्रतिभाहीन व्यक्ति में क्या देखती है? मेरी विनम्र राय में सू युहान निश्चित रूप से एक बेहतर विकल्प है। सू परिवार के सदस्यों ने उनके बगल में सू शुन की उपस्थिति के बावजूद बिना किसी हिचकिचाहट के सू यांग के बारे में बात की। इससे पता चलता है कि परिवार के सदस्यों को सू यांग की कितनी कम परवाह थी, यहाँ तक कि उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे मानो वह परिवार का हिस्सा ही न हो। अपने बगल के लोगों को अपने ही बेटे को तुच्छ समझते हुए सुनना, भले ही वह वास्तव में बेकार था, सू शुन ने फिर भी गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह उनसे कह सके जिससे उनके शब्दों की निंदा हो।
अपने जन्म के बाद से सुयांग किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता था और हमेशा खाली भाव से खाली हवा को देखता रहता था, लगभग जैसे वह इस दुनिया से अलग हो गया हो। एक शिशु के रूप में भी वह रोता नहीं था, न ही वह इस उम्र के अन्य सामान्य बच्चों की तरह घर में हंगामा करता था, हमेशा चुप रहता था। उसके इस अजीब व्यवहार से परिवार तुरंत चिंतित हो गया, जिससे उन्हें संदेह होने लगा कि वह दोषपूर्ण है। हालांकि जैसे जैसे सुयांग बड़े होते गए, उन्होंने अधिक भावनाएं दिखाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि कभी भी पढ़ना नहीं सिखाए जाने के बावजूद उन्होंने बहुत कम उम्र में किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर सू परिवार की उनके प्रति आशा एक बार फिर बढ़ने लगी और कुछ लोगों ने उन्हें साहित्य प्रतिभा भी कहा। समय बीतता गया और अपने 10वें जन्मदिन पर सुयांग पहली बार अपनी मां के कारण होंग ह्युए से मिले, जिनके पास उस समय परिवार के भीतर काफी शक्ति और प्रभाव था। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि उसके पास परिवार की मुखिया सू शुन से भी अधिक शक्ति थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी ऐसे शब्दों को जोर से कहने की हिम्मत नहीं की, केवल अपने दिलों में इस पर विश्वास किया। हालांकि साहित्य के प्रति अपने प्रेम के अलावा सुयांग के पास और कुछ नहीं था जो परिवार का ध्यान खींच सके, और जल्दी ही भुला दिया गया। और अपने अन्य 2 भाई बहनों के विपरीत, जिन्होंने कल्टीवेशन के लिए अविश्वसनीय योग्यता दिखाई, विशेष रूप से सुयिन, सुयांग ने सामान्य मार्शल आर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, कल्टीवेशन तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे अधिक समय बीतता गया, परिवार के भीतर सुयांग की उपस्थिति इस हद तक कम हो गई कि कई नए नौकरों को सू परिवार में शामिल होने के कई हफ्तों, यहाँ तक कि महीनों तक भी उसका नाम नहीं पता चला। परिवार के भीतर सुयांग की उपस्थिति और प्रतिभा की कमी ने उन्हें आसानी से परिवार के भीतर एक लक्ष्य बना दिया, और सू युहान की मदद से, जो सुयांग से नफरत करते थे और होंग ह्युए के साथ अपने रिश्ते के प्रति ईर्ष्या के अलावा कुछ भी महसूस नहीं करते थे, तब से उनका गुप्त जुनून उसने पहली बार उसे देखा सुयांग के शांत जीवन को नरक के समान बना दिया। कई घटनाओं के बाद सुयांग अंततः सू परिवार से गायब हो गई और दोनों परिवारों के दबाव के बाद होंग ह्युए की सू युहान से सगाई हो गई। हालांकि सगाई होने के बावजूद होंग ह्युए ने सू युहान को बहुत कम देखा, उससे बात करना तो दूर की बात है। नरक, सगाई के पूरे 1 साल बाद भी सू युहान को उसके शरीर पर एक भी बाल छूने का मौका नहीं मिला, और यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह हर दिन अपने दिल में शिकायत करता था। सू शुन थके हुए भाव के साथ अपने कमरे के अंदर एक कुर्सी पर बैठ गया। हाल ही में होने वाली घटनाओं के बाद से वह कई घंटों तक बिना एक मांसपेशी हिलाए इसी स्थिति में रहा है। अचानक उसने छत की ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया और अब तक की सबसे गहरी आह भरी। मैंने कहा था कि मुझे अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा, परिणाम चाहे जो भी हो, फिर भी मैं यहाँ हूँ, चुपचाप उस दिन अपने फैसले पर पछता रहा हूँ। सू शुन ने कई बार व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया, लगभग जैसे वह खुद का मजाक उड़ा रहा हो। कुछ और मिनटों तक बैठने के बाद सू शुन खड़ा हुआ और कमरे के कोने में चला गया, जहां उसने एक लकड़ी का बक्सा निकाला जो फर्श की टाइलों में से एक के नीचे छिपा हुआ था। फिर उसने बक्सा खोला और इस लकड़ी के बक्से के अंदर एक चांदी की सुई थी। कुछ सेकंड तक उसे घूरने के बाद सू शुन ने अपना सिर हिलाया और लकड़ी के बक्से को बंद कर दिया, और अगले ही सेकंड उसे वापस छिपे हुए स्थान पर रख दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब होंग ह्युए ने सू परिवार को छोड़ दिया तो वह सीधे अपने परिवार में लौट आई। उसने सू परिवार को अपनी यात्रा के दौरान हुई घटनाओं के बारे में बताया, यहाँ तक कि उन्हें सू युहान द्वारा गलती से उसके और कई लोगों के सामने खुद को उजागर करने की शर्मनाक घटना भी बताए। उसकी कहानियां सुनने के बाद हान परिवार ने अजीब अभिव्यक्ति व्यक्त की। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं, ह्युए? उसके पिता ने अचानक उससे कहा। कौन जानता है कि यह सुयांग इस समय कहाँ है? और अगर आप उसे ढूंढ भी लेते हैं तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन जी पाएंगे जो शायद आपको याद भी नहीं करेगा? उद्धरण चिन्ह। एक पल की चुप्पी के बाद होंग ह्युए ने उत्तर दिया, भले ही वह मुझे याद न करे, मुझे यकीन है कि मैं अभी भी उसके साथ एक आनंदमय जीवन जी सकूंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस बारे में ध्यान से सोचो, ह्युए। इस बार यह उसकी माँ थी जिसने बात की। आप न केवल एक सुंदर युवा महिला हैं, बल्कि आप प्रतिभाशाली भी हैं, सुपरिवार के उस छोटे राक्षस से थोड़ी ही बदतर हैं। मुझे यकीन है कि आप बिना किसी आवश्यकता के भी अपने लिए एक अधिक उपयुक्त साथी ढूंढने में सक्षम होंगी इस घर को छोड़ने के लिए। उद्धरण चिन्ह। होंग ह्युए ने अपना सिर हिलाया और शांत स्वर में धीरे से बोली, हमारा रिश्ता पहले ही उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां मेरे लिए दूसरा आदमी ढूंढना असंभव है। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार में ऐसी चीज की कामना करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। जब होंग ह्युए ने यह कहा तो उसकी खूबसूरत काली आंखों में चमकदार रोशनी चमक उठी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। WW उन शब्दों से आपका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। माता और पिता दोनों ने एक ही समय में कहा। उनकी आंखें और जबड़े खुले हुए थे। उनकी बेटी के अचानक रहस्योद्घाटन से स्पष्ट रूप से बहुत झटका लगा, जो लगभग स्वर्गीय क्लेश के समान प्रभावशाली था। अध्याय 140 स्पष्ट दर्शन।
युवा, अपने आप को समझाओ, अभी आपके शब्दों से आपका क्या मतलब है? माँ ने डराई हुई आवाज में कहा। अगर होंग युए के शब्दों का क्या मतलब है जो उन्होंने अनुमान लगाया था, तो उनके दूसरे मित्र की भविष्यवाणी काफी कम होगी। बेकार होंग युए कितना भी सुंदर या शानदार क्यों न हो, क्योंकि वहां बहुत कम लोग ऐसी महिला को स्वीकार करेंगे जो पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा छीन लिया गया हो। आदमी, खासकर अगर ये आदमी सत्ता और रुतबे वाली पृष्ठभूमि से हो। प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के विपरीत, जहां कई साजिशों वाली महिलाओं को लालच नहीं दिया जाता, बाहरी दुनिया बहुत अलग है। जो महिलाएं सांस्कृतिक संप्रदाय से नहीं हैं, वे एक शक्तिशाली परिवार से हैं या एक सामान्य घर से हैं, उनकी पवित्रता उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब तक वे अपने चुने हुए मित्र के साथ अपना भविष्य तय नहीं कर सकते, तब तक वे सभी पवित्र निवास की कोशिश करते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे शब्दों का क्या मतलब है? यह अभी भी इस तथ्य को नहीं बदलेगा कि मैं सू यांग के अलावा किसी को भी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। होंग युए ने विरोध से जवाब दिया और आगे कहा, हालांकि आपके दिमाग को शांत करने के लिए मैं अभी भी शुद्ध हूं। हालांकि उनका पहला वाक्य उनके दिल को तेजी से देखने लगे, लेकिन उनके आखिरी कुछ शब्दों ने माँ और पिता दोनों को राहत की सांस ली। उसके शुद्ध होने का मतलब यह था कि वह पूरी तरह से निराश नहीं है। कौन जानता है, शायद वे भविष्य में उसे आरामदायक बनाते हैं। अय्या, मुझे लगभग दिल का दौरा ही दिखा दिया, युए, पिता ने अपने चेहरे से खिलाते हुए अपने हाथों से कहा। बेशक, होंग युए ने सू यांग के साथ संबंध नहीं बनाए, क्योंकि लैन लिक्विंग स्पष्ट रूप से अपनी शुद्ध यांग सार निकालने वाले पहले व्यक्ति थे। हालांकि ये अभी भी आपके शब्दों को स्पष्ट नहीं करता है, माँ ने आश्चर्यचकित होकर कहा। कड़वी मुस्कान के साथ होंग युए ने कहा, यह थोड़ा जटिल है और मुझे संदेह है कि आप मुझ पर विश्वास करेंगे, भले ही मैंने आपको अपनी गर्दन पर खंजर का श्रेय दिया हो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उनके माता पिता ने उन्हें विचित्र दृष्टि से देखा था। वह किस प्रकार की व्याख्या थी? हालांकि अपने संदेह और जिज्ञासा के बावजूद उन्होंने इस विषय को आगे नहीं बढ़ाया। उनके मन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पहले ही हल हो गया था, इसलिए आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कुछ समय बाद होंग युए ने अपने परिवार के साथ कुछ और मिनट तक बात करने के बाद वह अपने कमरे में वापस चली गई, जहां वह अपने कमल की स्थिति में बैठी और ध्यान लगाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। सू यांग और दोनों लड़कियां पवित्र मध्य महाद्वीप की ओर बढ़ते हुए कुछ घंटे तक चले गए हैं, और जब भी वे पूर्वी महाद्वीप से दूर जाते हैं तो उनके चारों ओर समुद्र के पानी के अलावा कुछ भी नहीं होता है। ये फोर सीजन्स अकादमी, ऐसा लगता है कि आप बहुत परिचित हैं। मुझे इसके बारे में और बताएं, सू यांग ने कियू से कहा। हम इतने करीब नहीं हैं, कियू ने अपना सिर हिलाया। मैं एक बार किसी घटना के बाद कुछ दिनों के लिए उनके संप्रदाय में अतिथि के रूप में रुका था। जहां तक संप्रदाय की बात है, ईमानदारी से कहूं तो इसमें कुछ खास नहीं है, उसने आगे कहा। मैंने ये पहले भी कहा था, लेकिन वे एक संप्रदाय हैं जो गोलियों और अन्य चीज़ों में विशेषज्ञ हैं। वास्तव में पूरे पवित्र मध्य महाद्वीप के भीतर जब कीमिया की बात आती है तो वे शीर्ष पर हैं, किसी से पीछे नहीं। उनकी समग्र शक्ति के बारे में क्या? अगर हम इस दुनिया के मानक का उपयोग करें तो वे काफ़ी शक्तिशाली हैं। यहाँ तक कि उनके बाहरी दरबार के सबसे कमजोर शिष्य भी सच्चे आत्मा क्षेत्र में हैं, जबकि उनके सबसे विशिष्ट शिष्य स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र से ऊपर हैं। हमारे पूर्वी महाद्वीप की तुलना में ये बहुत दूर की कुड़ी है। हो, क्या उनके पास बेहतर तकनीकें हैं या यह उनके स्थान के कारण है? कियू ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, न केवल उनके पास बेहतर तकनीकें हैं, बल्कि उनका महाद्वीप अन्य 4 महाद्वीपों की तुलना में समृद्ध प्रोफाउंड क्यूई से भी भरा हुआ है। मेरे अनुभव में अन्य सभी 4 महाद्वीपों की समग्र क्षमता समान है। हालांकि पवित्र केंद्रीय महाद्वीप दोनों तकनीकों और कीमिया में कहीं अधिक उन्नत है, ज़्यादातर समृद्ध प्रोफाउंड क्यूई के कारण। कम से कम इसका चक्कर लगाने के बाद मुझे यही पता चला, यहाँ मेरे हजारों वर्षों के दौरान कई बार दुनिया, शायद स्वर्गीय आदेश के उस कुत्ते का भी इस बात से कुछ लेना देना था कि वे बाकी सभी से इतने आगे क्यों हैं। सू यांग ने जोड़ा, ये बहुत संभव है। कियू ने सहमति व्यक्त की। वैसे भी हमें पहुंचने में कितना समय लगेगा? निश्चित रूप से ये लिगेसी मकबरे के उस पुल जितना लंबा नहीं हो सकता है ना? सू यांग ने फिर उससे पूछा। हमें 1 घंटे बाद वहां पहुंचना चाहिए, उसने तुरंत उत्तर दिया। अच्छे से। सू यांग ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन आंखें बंद करने के कुछ देर बाद ही उसे महसूस हुआ कि कोई नरम चीज़ उसके पैरों पर दबाव डाल रही है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसके चेहरे के ठीक सामने जियो रोंग थी, जिसने अपने शरीर को उसकी ओर करके और अपने पैरों को उसके शरीर के चारों ओर घुमाते हुए उसकी गोद में बैठने का फैसला किया था। उसकी तेज आंखें सीधे उसकी आंखों में घूर रही थीं, जैसे वह चाहती थी उसे खा जाना। आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं? इससे पहले कि सू यांग ये सवाल पूछ पाती, कियू ने सबसे पहले अपना मुंह खोला। हालांकि हमेशा की तरह जियो रोंग ने कियू को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी छोटी गुलाबी जीभ बाहर निकालने के लिए अपने होंठ खोले और अगले ही पल सू यांग के चेहरे को चाटना शुरू कर दिया।
यह अश्लील बिल्ली, क्यूई ने चुपचाप शाप दिया। वह तुम्हें चाटने के लिए इतना परेशान क्यों दिखती है? क्या सभी फैंटम बिल्लियां ऐसी ही होती हैं? फिर उसने उससे पूछा। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं, उन्होंने उत्तर दिया। दरअसल घोस्ट कैट्स को शारीरिक संपर्क पसंद नहीं है। हालांकि ये केवल घोस्ट कैट्स की विशेषता है, इसलिए मैं फैंटम कैट्स के लिए ऐसा नहीं कह सकता। कुछ सेकंड बाद जब सू यांग को यकीन हो गया कि वह जल्द ही रुकने वाली नहीं है, तो उसने उसे अपना चेहरा चाटने से रोकने के लिए अपने हाथों से उसका मुंह ढक दिया। तुम्हें मुझे चाटना इतना पसंद क्यों है? क्या मैं तुम्हें स्वादिष्ट लगता हूँ? सू यांग ने यह मजाक के तौर पर कहा, लेकिन जियो रोंग ने आश्चर्य में सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसे सिर हिलाते देख अचानक उसके मन में एक ज्योति जल उठी। शायद, क्या आप मेरी गहन क्यूई के भीतर मौजूद दिव्य क्यूई की अल्प मात्रा का स्वाद चखने में सक्षम हैं? सू यांग को यह तर्क बहुत सार्थक लगा। आखिरकार घोस्ट कैट्स प्रोफाउंड क्यूई के प्रति बेहद संवेदनशील हैं, इसलिए यह अजीब नहीं होगा अगर जियो रोंग अपनी दिव्य क्यूई को महसूस करने में सक्षम हो। इसके अतिरिक्त न केवल भूत बिल्लियां बल्कि स्वर्ग के नीचे के सभी जानवर समृद्ध प्रोफाउंड क्यूई से प्यार करते हैं, विशेष रूप से सेलेस्टियल क्यूई, प्रोफाउंड क्यूई की उच्चतम गुणवत्ता। उसका प्रश्न सुनकर जियो रोंग ने केवल उसे हैरान भाव दिखाया। वह नहीं जानती थी कि दिव्य क्यूई क्या थी। हालांकि ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी, क्योंकि दिव्य क्यूई 4 दिव्य स्वर्गों के भीतर भी बेहद दुर्लभ है, इस दुनिया में तो बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ जियो रोंग ही नहीं, बल्कि कल्टीवेटर्स की तरह कल्टीवेशन बेस वाले सभी जीवित जानवरों को भी विकसित होने और जीवित रहने के लिए गहन क्यूई की आवश्यकता होती है, और वे जितना मजबूत होते जाएंगे, उन्हें खुद को पोषित करने के लिए उतनी ही अधिक गहन क्यूई की आवश्यकता होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हॉन परिवार के निवास के भीतर सू यांग, होंग यूए ने खुद से बुदबुदाया और उसका दिमाग धीरे धीरे साफ हो रहा था। धीरे धीरे वह मानसिक स्थिति में प्रवेश कर रही थी जो नींद के समान थी। फिर उसके सिर के अंदर सू यांग की स्पष्ट छवियां दिखाई दीं। हालांकि सू यांग के दिमाग में इस बारे में कुछ अलग ही बात थी। वह कहीं अधिक सुंदर, आकर्षक और परिपक्व था। हालांकि होंग यूए अपने मन में उमड़ रहे इन दृश्यों को पूरी तरह से नहीं समझ सकती है, लेकिन ये जितना हास्यास्पद लग सकता है, वह मानती है कि यह सू यांग के साथ उसके पिछले जीवन की यादें हैं। इस बात का एक बड़ा कारण कि वह इस तरह की कल्पना जैसी कल्पना में विश्वास करती है, इस तथ्य के कारण थी कि उसके दिमाग में छवियां इतनी स्पष्ट हैं कि वे महज सपने नहीं हैं। उसकी कोमल आवाज़, उसकी तेज निगाहें और यहाँ तक कि उसके शरीर पर उसके हाथों का एहसास, वे सभी बहुत यथार्थवादी और स्पष्ट थे, लगभग जैसे उसने खुद ऐसी घटनाओं का अनुभव किया हो। हालांकि जैसा कि कहा जा रहा है, ये दृष्टि अभी हाल तक सामने नहीं आई थी, इसलिए उसने अभी तक इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। क्या उसके दिमाग के अंदर की ये यादें वास्तव में एक यथार्थवादी सपना हैं? ऐसे और कितने दर्शन उसे आएंगे? क्या वह कभी इसका कारण समझ पाएगी कि उसे ये चीज़ें क्यों दिख रही हैं? होंग यूए ये जानने के लिए उत्साहित और उत्सुक दोनों थी, यहाँ तक कि डरी हुई भी थी, लेकिन फिर भी उसने इन दृश्यों को देखने के लिए खेती करना जारी रखा, क्योंकि उन्हें प्रकट करने का यही एकमात्र तरीका है।